मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है जैव विविधता तथा उसका संरक्षण। जीवों में विविधता और उसका संरक्षण देखेंगे। नीट और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में डेटा ही मिलते हैं, लेकिन वो डेटा याद करने में हमें बहुत दिक्कत आती है, उसे हमें रटना पड़ता है। लेकिन बहुत सिंपल ट्रिक से मैं सारे डेटास आपको लर्न करा दूंगा। जिस जिस सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा उसी सीक्वेंस में आपको इसे करना है। आपको पहले मेरा लेक्चर पढ़ना है, मेरा लेक्चर पढ़ने के बाद फिर आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस लगाने हैं सारे। मेरी गारंटी है सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो हम देखते हैं ये टॉपिक जैव विविधता तथा उसका संरक्षण। अब देखिए, जैव विविधता की बात करें तो जैव विविधता में लिखा है जीवन की विविधता। जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीवन की विविधता तथा उसकी परिवर्तनशीलता। सिंपल सी बात है, अगर आप गाड़ी से, बाइक से या पैदल भी जा रहे, घूमे होंगे, कहीं पर गए होंगे, तो अपने अपने चारों ओर बहुत सारे पेड़ देखे होंगे। छोटे पेड़ होंगे, बड़े पेड़ होंगे, घास होगी। या फिर एनिमल्स की बात करें तो हमने बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स देखे होंगे। कॉकरोच देखा होगा, चींटियां देखी होगी, हॉर्स देखा होगा, बफेलो देखा होगा। तो हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे कि हमारी अर्थ पर, हमारी पृथ्वी पर कितने प्रकार के जीव है, प्लांट की कितनी स्पीसीज है, कितनी जातियां हैं, एनिमल्स की कितनी जातियां, उन सारी जातियों के बारे में देखेंगे और इनमें कैसे कैसे चेंजेस आए, क्या क्या चीजें हुई है, ये सब चीजें इसके अंदर देखेंगे। मतलब हम जीवन की विविधता देख रहे हैं और उसकी परिवर्तनशीलता देख रहे हैं। फिर हम बात करते हैं जैव विविधता शब्द। तो जैव विविधता शब्द एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोजेन। क्या नाम था? रोजेन। रोजेन ने दिया है। जैव विविधता शब्द किसने दिया है? रोजेन ने दिया है। लेकिन जैव विविधता शब्द को प्रचलित किसने किया? जैव विविधता शब्द को प्रचलित किया है एडवर्ड विल्सन ने। किसने प्रचलित किया है? एडवर्ड विल्सन ने। मतलब जैव विविधता शब्द को सबसे ज्यादा बार किसने बोला है? एडवर्ड विल्सन ने बोला है और ये प्रचलन में आ गया, तो फिर इसको बोलने लगे। तो हम इस पे क्वेश्चन आता है कि जैव विविधता जो शब्द है वो किसने प्रचलित किया है? तो एडवर्ड विल्सन ने प्रचलित किया है। कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि जैव विविधता शब्द किसने दिया है। तो अगर दिया है तो रोजन ने दिया है, और रोजन शब्द नहीं दिया हो तो एडवर्ड विल्सन आप लगा देना। फिर हम बात करते हैं जैव विविधता के स्तर कि जैव विविधता के स्तर क्या क्या हैं। जैव विविधता के 3 स्तर होते हैं। पहली कौन सी है? आनुवांशिक विविधता। दूसरा है जातीय विविधता। तीसरा है पारिस्थितिक विविधता। कितनी है? 3 है। पहली कौन सी है? आनुवांशिक विविधता। दूसरी कौन सी है? जातीय विविधता। तीसरी कौन सी है? पारिस्थितिक विविधता, है ना। अच्छा, विविधता की बात करें तो हमारे भारत में तो हर जगह विविधता मिलेगी। आप कहीं भी जाओ बहुत ज्यादा विविधता मिलेगी, जातियों में, धर्मों में, सभी चीजों में, भाषाओं में, बोलियों में, सब में विविधता है। तो यहाँ पर भी विविधता है। क्या है यहाँ पर विविधता? बात करें तो हमारे जैव मंडल में विविधता सभी स्तरों पर पाई जाती है। सभी स्तरों पर कहां से? बृहद मॉलिक्यूल से लगाकर बायोम तक, जीवोम तक, है ना। बृहद मॉलिक्यूल मतलब कौन कौन से? ग्लूकोज है, प्रोटीन है, फैट है, ये भी तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं। और ग्लूकोज के बाद कार्बोहाइड्रेट में भी बात करें तो फ्रक्टोज है, सुक्रोज है, गैलेक्टोज है। तो ये अलग अलग बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है, तो इसमें विविधता है। और फिर बात करते हैं जीवों में भी वर्षावन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मरुस्थल, फिर इसके बाद घास के मैदान है। तो ये सारी चीज, मतलब हम अगर यदि यहां पर बात करें तो हमें जैव विविधता प्रकृति में हर जगह मिलती है, सब जगह मिलेगी। और हाँ, जैव विविधता हम हर जगह देखते हैं। अगर हम कपड़े खरीदने जा रहे हैं तो कपड़ों में वेरिएशन देखते हैं, हर जगह विविधता मिलती है हमें। ठीक है, तो यही हम बात कर रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं अनुवांशिक विविधता। अनुवांशिक विविधता में इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। इसमें एक ही शब्द आपको याद रखना है, क्या है वो? जीन। क्या शब्द याद रखना है? जीन। मतलब जीन। अनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जीन में वेरिएशन होना, जीन में भिन्नताएं आना। और जब जीन में भिन्नताएं आती है तो स्पीसीज में भिन्नताएं, जाति में भिन्नता आ जाती। यही जेनेटिक वेरिएशंस है, यही जेनेटिक विविधता है। मतलब हम यहाँ बात एक जाति के वितरण क्षेत्र में अनुवांशिक मतलब जीन स्तर पर बहुत विविधता प्रदर्शित करती है। और जीन स्तर पर जब विविधता होती है तो उसमें सब स्पीसीज, उपजातियां, वैरायटी या ब्रीड्स का निर्माण होता है। जैसे सिंपल सी बात करें, चींटियां आपने देखी होगी, चींटियों के बहुत सारे कलर्स होते हैं। मतलब ये बोले ब्लैक कलर की चींटी होती है, रेड कलर की चींटी होती है। अच्छा, रेड में भी अलग अलग शेड्स होते हैं, साइज में अलग अलग होते हैं, छोटे साइज की होती है, बड़े साइज की होती है, और बड़े साइज की चींटियां होती है। तो ये चींटियां की बात करें तो देखो यहाँ पर चींटियों की 20,000 से अधिक जातियां। क्यों? जीन में वेरिएशन हुआ है।
जीन में वेरिएशन होने से अलग अलग जातियां। काऊ में बात करें, काऊ में देसी होती है, जर्सी होती है, तो ये ब्रिड्स है इसकी। और ये ब्रिड्स क्यों आई है? जीन में वेरिएशन हुआ है, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी है। चीजें क्लियर है? जेनेटिक विविधता, अनुवांशिक विविधता है। अनुवांशिक विविधता के एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहला आता है 20,000 जातियां ऑर्किड की होती है। किसकी होती है? ऑर्किड की 20,000 जातियां। ऑर्किड एक अधिपादप है। अधिपादप मतलब ऐसा पादप जो किसी दूसरे पादप के ऊपर रहता हो। किसी दूसरे पादप के ऊपर रहने वाले पादप को हम क्या बोलेंगे? अधिपादप, है ना। तो ये ऑर्किड कितनी जातियां ऑर्किड की? 20,000, 20,000 स्पीसीज है ऑर्किड की। जातियों के बाद अगर हम बात करें तो सेकंड कौन आता है? चींटियां। चींटियों की कितनी जातियां हैं? 20,000 से अधिक जातियां। ध्यान रखना कितनी है? 20,000 से ज्यादा, 20,000 से ज्यादा जातियां किसकी है? चींटियों की है। फिर हम बात करते हैं मछलियों की। पूरे विश्व में मछलियों की कितनी जातियां हैं? 28,000 जातियां। कितनी जातियां? 28,000। और 3 लाख जातियां भ्रंग भौरे की होती। भौरा आपने देखा होगा, भिन्न भिन्न आवाज करता, काले कलर का होता, भिन्न भिन्न। इसकी कितनी जातियां हैं? 3 लाख जातियां हैं। तो ये हमने अनुवांशिक विविधता देख ली। 20,000, 20,000 से अधिक, 28,000 और 3 लाख जातियां। तो इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं भारत में। देखो, जैव विविधता की बात करें तो भारत की तो बात हर जगह करना है कि भारत में विविधता कैसी है। तो भारत में हमेशा हर जगह आपको विविधता मिलेगी। भारत में देख लेते हैं आम की। आम की बहुत सारी वैरायटीज है, 1,000 वैरायटीज है इंडिया के अंदर। कितनी है? 1,000 वैरायटी। चावल की बात करें तो भारत में चावल के 50,000 स्ट्रेन्स है, रूप है। अगर यदि आपसे चावल की वैरायटी के बारे में पूछ रहे, किसके बारे में? वैरायटीज कितनी है? तो 2 लाख वैरायटीज है। चावल की कितनी वैरायटी है भारत में? 2 लाख वैरायटी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि चावल के कितने रूप है तो आप क्या बोलोगे? 50,000 रूप है। 50,000 अनुवांशिक रूप है चावल के। फिर हम बात कर रहे हैं रोबल्फिया। रोबल्फिया वोमिटोरिया। रोबल्फिया वोमिटोरिया जो प्लांट है ये औषधि पादप है। कैसा पादप है? औषधि पादप। इससे हमें दवाइयां मिलती हैं। अच्छा, इससे हम, और ये मिलता कहाँ है? हिमालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमालय में पाया जाता है। और इससे कौन सी दवाई मिलती? रेसर पिन। दवाई का नाम क्या? दवाई का नाम याद रखना क्या है? रेसर पिन मिलता है। और इसके अंदर रेसर पिन की मात्रा तथा क्षमता में भिन्नता होती है। किसमें होती है? रेसर पिन की मात्रा तथा क्षमता में भिन्नता होती है। देख लेते हैं कैसे। अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास 2 रेसरपाइन प्लांट, मतलब ये दो रोबल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है। हमने एक प्लांट को लैंड पर लगा दिया। ये एक प्लांट ऐसा जो कहां पर लगा है? लैंड पर लगाओ। एक प्लांट ऐसा है जिसको हमने पानी, तालाब के किनारे पर या पानी के यहां पर लगा दिया। ये हमने लगा दिया। दोनों प्लांट है, सेम प्लांट है, सेम स्पीसीज। फिर हम इसके अंदर देख रहे हैं, इस प्लांट में देखते हैं तो इस प्लांट से जो रेजरपाइन मिल रहा है उसका कंसेंट्रेशन ज्यादा कंसेंट्रेटेड मिल रहा है, और इससे जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है। मतलब देखो, 2 ही प्लांट सेम, दोनों प्लांट सेम है, सब चीजें सेम है, लेकिन ये चीजें अलग अलग होने से रेजर पिन के उसमें मात्रा में, कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ गया है। तो ये हमें मिलती है। ये यहां पर भारत में इतनी विविधता हमें मिलती है। अच्छा, एक और बता दूं, रेजर पिन का जो उपयोग है, रेजर पिन का जो उपयोग है हाइपरटेंसिव पेशेंट, मतलब जिनके बीपी के पेशेंट, उनकी दवाइयों, उनके इलाज में इसका यूज किया जाता है। उसकी दवाइयां बनाई जाती है इसके अंदर। फिर हम नेक्स्ट देख रहे हैं, मतलब हम यहां पर बात करें भारत में विविधता में तो क्या क्या आ जाएगा? आम की 1,000 वैरायटी। चावल के कितने रूप? 50,000 रूप। चावल की वैरायटी बोले तो कितनी है? 2 लाख है। रोबल्फिया वोमिटोरिया कैसा पादप है? औषधि पादप है। कहाँ मिलता है? हिमालय पे मिलता है। इससे कौन सी दवाई मिलती है? रेजर पिन मिलती है। रेजर पिन में क्या होता है? मात्रा और क्षमता में अंतर होता है। यहां पर इसके बाद हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, अगर बात करें जाति विविधता। देखो, हमारे देश में बहुत सारी धर्म और जातियों में बहुत ज्यादा विविधता है। तो अगर यदि हम बात करें जंतुओं में भी पादप, तो उनमें बहुत ज्यादा हमें विविधता मिलेगी। सिंपल सा एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। अच्छा, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का है। तो पूर्वी घाट पर उभयचर की अधिक जातियां मिलती। अच्छा, ये जो नक्शा दिया है हमें, ये नक्शा भारत का नक्शा है। नीचे जहां श्रीलंका है, ये वाला नीचे नक्शा है, इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है ना। तो यहां पर पश्चिमी घाट पर उभयचर की अधिक जातियां और पूर्वी घाट पर उभयचर की कम जातियां मिलती। तो जाति विविधता की परिभाषा की बात करें तो क्या? किसी भी क्षेत्र में, इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या, किसी भी इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या, जिस इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या ज्यादा होगी वह जाति विविधता ज्यादा होगी। तो ये लिखा है, किसी पारितंत्र में विभिन्न जातियों की संख्या तथा सापेक्षिक प्रचुरता।
क्या देख रहे हो, प्रत्येक जाति की सापेक्ष प्रचुरता, मतलब एक इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या और उसकी नंबर्स, उसके जो मेंबर्स उसके नंबर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, जाति विविधता बोलते हैं। इसमें अगर बात करें पश्चिमी घाट पे उभयचर की जातियां ज्यादा होती है और पूर्वी घाट पर उभयचर की जातियां कम होती। और एक चीज और, जिस पारितंत्र में उभयचर ज्यादा होते हैं वो पारितंत्र हेल्दी होता है, वो पारितंत्र स्वस्थ होता है ना। मतलब ये पारितंत्र ज्यादा स्वस्थ है, ज्यादा हेल्दी है, क्यों, यहाँ पर उभयचर ज्यादा होते हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं इकोलॉजी, पारिस्थितिक विविधता, इकोलॉजिकल विविधता। इकोलॉजिकल विविधता की बात करें, पारितंत्र स्तर पर विविधता, है ना। पारितंत्र अलग अलग टाइप के पारितंत्र होते हैं। भारत में बात करें, भारत में पारितंत्र की बात करें तो भारत में अल्पाइन घास के मैदान होते हैं। सुनो, पहाड़ी पर जब आप ऊपर जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता है और बहुत ज्यादा ऊपर बर्फ जमी रहती है। पहाड़ी पर क्या, बर्फ जमी रहती है, वहां पर बड़े बड़े प्लांट आपको नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े प्लांट, केवल घास के मैदान मिलेंगे, तो उनको बोलते हैं अल्पाइन, छोटी छोटी घासें मिलेगी, तो अल्पाइन। तो भारत के अंदर अल्पाइन घास के मैदान है, वर्षावन है, चेरापूंजी का नाम आपने सुना होगा, वर्षावन होते हैं भारत में। और क्या, भारत में आर्द्र भूमि मिलेगी जहां पर पानी भरा हुआ रहता है। आर्द्र भूमि की बात खारे पानी के स्थान है भारत में। मुहाना है, मुहाना नदी जिस स्थान पर जाकर समुद्र में गिरती है उस स्थान को मुहाना बोलते हैं। तो भारत के अंदर मुहाना, मूंगा चट्टान, मूंगा चट्टान समुद्र के अंदर मिलती है। जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी डिपॉजिट हो जाती है और डिपॉजिट होने के बाद बहुत सब लाखों वर्षों के बाद वो मूंगा चट्टान का निर्माण कर देती है। तो भारत में कौन कौन से पारितंत्र हैं, तो बात करें अल्पाइन है, वर्षावन है, आर्द्र भूमि है, खारे पानी के स्थान है, मुहाना है और मूंगा चट्टान, इतने सारे मिलते हैं। अच्छा, किसके कंपैरिजन में, नॉर्वे की तुलना में। किसकी तुलना में, नॉर्वे की तुलना में। नॉर्वे क्या है, स्कैंडिनेवियाई देश है ना, यहां पर ये विविधता नहीं मिलती है जितनी भारत के अंदर मिलती है। दूसरी अगर हम बात करें तो इस जैव विविधता को बनाने में लाखों वर्ष लग गए। मतलब हम अगर यहां पर बात करें कि प्रकृति को, इस जैव विविधता को, इस नेचर को सजाने में लाखों वर्ष लग गए, लाखों क्या करोड़ों वर्ष लग गए, है ना। लेकिन 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 हम जो है, हम इसको क्षति पहुंचा रहे, और हम इसको जो क्षति पहुंचा रहे हैं इस दर से अगर क्षति पहुंचाते रहे तो अगली 2 शताब्दी में, अगली क्या है 2 शताब्दी से भी कम समय में हम इसको खो देंगे। मतलब सिंपल सी बात है, मकान बनाने में जीवन लग जाता है, बुलडोजर आता है 1 घंटे में पूरे मकान को साफ कर देता है। ऐसा ही मैं बात कर रहा हूँ नेचर की, प्रकृति ने इसको सजाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगा दिए, लेकिन हम इसको खत्म करने पर लगे हुए हैं। आगे जहां देखो वहां पेड़ों की कटाई हो रही है, एनिमल्स का शिकार हो रहा है, इसलिए विविधता धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। चीजें क्लियर है। फिर हम नेक्स्ट इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता का परिमाण, कहां पर कितनी कितनी जैव विविधता है, भारत में कितनी है, पूरे विश्व में कितनी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं IUCN की। IUCN एक संस्था है जो जैव विविधता के बारे में सब चीजें देती है। 2004 में इन्होंने बताया था, किसने, IUCN ने 2004 में बताया था, क्या बताया कि पूरे विश्व में 1.5 मिलियन से अधिक जातियां हैं, किसकी, पादप और जंतुओं की। पूरे विश्व में पादप और जंतुओं की 1.5 मिलियन से ज्यादा जातियां हैं। अच्छा, इतनी जातियां तो है, ये रिकॉर्डेड है, इनके बारे में पता है, लेकिन और बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी खोजना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बाकी है। ये कौन बता रहा है, IUCN बता रहा है। कौन सी ईयर में बता रहा है, 2004 में बता रहा है। अच्छा, कुछ और चरम सर्वे हैं, कुछ और साइंटिस्टों ने सर्वे किए, वो साइंटिस्ट बोलते हैं कि पूरे विश्व में 20 से 50 मिलियन जातियां, कितनी जातियां हैं, 20 से 50 मिलियन जातियां। देखो ये 1.5 मिलियन बोल रहा है, ये कितना बोल रहा है, 20 से 50 मिलियन जातियां। फिर और बात करते हैं रॉबर्ट में। देखो रॉबर्ट में एक ऐसे व्यक्ति है, कहीं पर भी कुछ भी अपनी चीजें, अपनी टांग अड़ा ही देते हैं, है ना। तो हर जगह आपको जहां पर भी जैव विविधता की बात आएगी रॉबर्ट में आएंगे। अच्छा, सब लोग रॉबर्ट में की बात भी मानते हैं, सब लोग उनकी बात मानते हैं। रॉबर्ट में क्या बोलते हैं, रॉबर्ट में बोलते हैं कि वैश्विक जातीय विविधता जो है वो 7 मिलियन है, 7 मिलियन, मतलब 70 लाख जातियां हैं। कितनी जातियां, 70 लाख जातियां पूरे विश्व में। ये कौन बोल रहा है, रॉबर्ट में बोल रहा है, रॉबर्ट भैया बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 70 लाख जातियां हैं। और क्या बोल रहे हैं, अच्छा इतनी सारी चीजें तो इन्होंने तीनों ने दे दी, तीनों में से सही कौन सा है,
और गलत कौन सा है? तीनों ही सही है, तीनों ही गलत बोल सकते हैं। लेकिन मतलब ये इसको हम ऐसा समझे कि एक ये कुआं है, ये गहरा कुआं है, इस गहरे कुएं के अंदर पानी भरा हुआ है। 3 लोग इस कुएं के पास किनारे पर खड़े हुए हैं। कितने लोग खड़े हुए हैं? 3 लोग इस कुएं के किनारे पर खड़े हुए हैं। तीनों को तैरते नहीं आता। इन तीनों को बोला गया कि इस कुएं की गहराई बताइए कि इसकी कितनी गहराई है। अब ये गहराई मापने, लेकिन तीनों को तैरते नहीं आता, कूदेंगे तो है नहीं, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? यहीं से देख रहे हैं, किसी ने पत्थर डाला, किसी ने लकड़ी डाली, किसी ने कुछ भी डाला, देखा उन्होंने कि यार कितनी गहराई, और अपने हिसाब से उस कुएं की गहराई बता दी कि ये कुआं इतना गहरा है। पर वास्तव में किसी को इस कुएं की गहराई के बारे में पता है? नहीं। लेकिन हाँ, हम इसमें उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे जिसका जो इसकी गहराई मापने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो ज्यादा साइंटिफिक है, ज्यादा वैज्ञानिक है, उसको हम ज्यादा तवज्जो देंगे। तो ऐसा हम बात करें, तीनों ही सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन इन तीनों में से सबसे ज्यादा हम किसको मानते हैं? रॉबर्ट भैया के सर्वे को। किसके? रॉबर्ट भैया ने जो सर्वे दिया है, उस सर्वे को हम ज्यादा साइंटिफिक और ज्यादा साउंड मानते हैं। चीजें क्लियर है? अब रॉबर्ट में और बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब इसके आगे हम देख रहे हैं पृथ्वी की जैव विविधता के रोचक। अच्छा, पृथ्वी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग है कि यार अर्थ पर जो वेरिएशंस है, जो भिन्नताएं हैं, जातियां हैं, इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज। अच्छा, ये चीजें कहां से? डेटा से। जो डेटा मिले हैं, उन डेटा का एनालिसिस किया, अवलोकन किया, और अवलोकन से हमें ये सारी चीजें मिली है। क्या मिला उससे, ये हम देख लेते हैं। उससे ये मिला है कि जितनी भी रिकॉर्डेड जातियां हैं, जितनी भी जातियां आकलित की हुई है, मिली हुई है, जिनके बारे में जानकारी है, उन जातियों में 70% से अधिक जातियां, कितनी जातियां? 70% से अधिक जातियां किसकी हैं? जंतुओं की हैं। किसकी जातियां हैं? जंतुओं की जातियां 70% से अधिक है, जितनी भी मिली है। अच्छा, इन 70% जातियों में भी अगर बात करें तो इनमें भी सबसे ज्यादा जातियां कीटों की हैं। तो मोर देन 70% स्पीसीज किसकी हैं? कीटों की। मतलब पृथ्वी पर बात कर रहे हैं, पृथ्वी पर जितनी भी जातियां, सबको गिन लो, उन सभी जातियों में 70% से अधिक जातियां जंतुओं की हैं, और इन जंतुओं में भी 70% से अधिक जातियां कीटों की हैं। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि पृथ्वी पर प्रत्येक 10 कीट, 10 एनिमल्स, प्रत्येक 10 एनिमल्स में से 7 कीट हैं। प्रत्येक 10 जीवों में से, सॉरी, प्रत्येक 10 जीव, पृथ्वी पर प्रत्येक 10 जीवों में से कितने हैं? 7 जीव क्या मिलेंगे? कीट मिलेंगे हमें। 7 जीव इसमें क्या है? कीट है। अच्छा, पादप 22% से ज्यादा नहीं है, 22% से ज्यादा पादप नहीं है। अच्छा, इनमें भी पादप किस किस को काउंट किया है? कवक, फंगाई, शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइट, अनावृत बीजी, टेरिडोफाइट, और सॉरी अनावृत बीजी, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कौन कौन से प्लांट को इंक्लूड किया है? अच्छा, कवक को भी प्लांट में ही इन्होंने लिया है ना? तो कवक है, शैवाल है, ब्रायोफाइट है, अनावृत बीजी, और कौन है? आवृत बीजी है। फिर अगला इसमें इसके बारे में तथ्य देख रहे हैं, चौथे नंबर का, कवक जातियों की संख्या, कवक की संख्या, जो फंगस है उनकी संख्या मछली, उभयचर, सरीसृप तथा स्तनधारियों की कुल संख्या से भी ज्यादा है। मतलब इस पृथ्वी पर अकेली कवक की इतनी जातियां हैं कि मछली, उभयचर, सरीसृप और स्तनधारियों की कुल जातियों से भी ज्यादा है। देखो, इनमें वर्टिब्रेट्स को लिया है, ये कॉर्डेट्स को लिया है, लेकिन कॉर्डेट्स में जो वर्टिब्रेट्स है, इनमें पक्षियों को शामिल नहीं किया गया। याद रखना, सबको लिया लेकिन किसको नहीं लिया? पक्षियों को नहीं लिया है। तो ये रोचक तथ्य देख लिया हमने अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी पर देख रहे हैं कुछ बड़े बड़े टैक्सा हैं, कुछ बड़े बड़े समूह हैं। उन बड़े बड़े समूहों की बात कर लें कि उसमें क्या क्या है। अगर हम बात करें अकशेरुक, ऐसे जंतु जिनके अंदर कशेरुक दंड, ये जो कशेरुक दंड है, ये जिनके अंदर नहीं मिलती उनको क्या बोलते हैं? अकशेरुक। दूसरा बात करें कशेरुक, जिनके अंदर कशेरुक दंड मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? कशेरुक। तीसरा क्या है? पादप। क्या है? पादप। पादप के बारे में तो आप जानते ही हो। अच्छा, अकशेरुक के अंदर बात करें तो 10 फाइलम आते हैं, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डिटा। ये 10 फाइलम आते हैं। इन सबको अकशेरुक में लिया गया। अब अकशेरुक की बात करें तो हम जनरल बात कर देते हैं एनिमल किंगडम में,
सबसे ज्यादा किसकी जातियां? ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा सबसे ज्यादा है। ऑर्थोपोडा मतलब जिनके क्या हो, पैर में ज्वाइंट हो, हर जगह आपको मिलेंगे। मकड़ी है, कॉकरोच है, चींटियां हैं, ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा के एनिमल्स हैं। ऑर्थोपोडा, और ऑर्थोपोडा में इंसेक्ट आते हैं। कौन आते हैं? इंसेक्टा। तो कीट सबसे ज्यादा है। कीट पूरे उसमें अकशेरुकों में बात करें तो सबसे ज्यादा किसकी जातियां हैं? कीट की जातियां। अच्छा, ऑर्थोपोडा के अंदर दूसरा आता क्रस्टेशिया, तो ये भी ज्यादा है। ऑर्थोपोडा में आता क्रस्टेशिया। दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है मोलस्का, जिनकी सॉफ्ट बॉडी होती है, मोलस्का। तो यहां पर दिया हुआ मोलस्का, मतलब दो चीजें हो गई है, ऑर्थोपोडा हो गया और कौन ले लिया? मोलस्का। मोलस्का के अलावा जितने भी फाइलम हैं सबके सब किसके अंदर आते हैं? अन्य प्राणी समूह में। किसके अंदर आते हैं? अन्य प्राणी समूह में। तो यहाँ किसके बारे में? कीट के बारे में, मोलस्का के बारे में, क्रस्टेशिया। क्रस्टेशिया भी ऑर्थोपोडा में आते हैं, और अदर एनिमल ग्रुप, इन दो फाइलम को छोड़कर बाकी सब अदर एनिमल ग्रुप से। अच्छा, इनमें मेंबर्स की बात करें, कहां कहां पर इनकी जातियों की बात करें, किसकी ज्यादा? तो सबसे ज्यादा किसकी है? इंसेक्ट सबसे ज्यादा, कीट सबसे ज्यादा। उससे कम कौन है? अदर एनिमल ग्रुप, अन्य अन्य प्राणी समूह है। फिर इसके बाद कौन है? मोलस्का है। और सबसे कम कौन है? क्रस्टेशिया। अकशेरुकों में, अकशेरुकों में कौन है? क्रस्टेशिया। इसको याद कैसे क्या करेंगे? इंडिया ऑफ माय कंट्री। चीजें क्लियर है? याद हो गया क्या बोल रहे हैं? इंडिया ऑफ माय कंट्री। फिर नेक्स्ट हम देख रहे हैं कशेरुकों की बात करें। कशेरुक में बात करें, मछलियां हैं। अब देखो, इसको बनाना है, इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। ये सर्कल बनाया, सर्कल को यहां से कट किया आधा, फिर हाफ यहां से कट कर दिया, यहां से हाफ कट कर दिया, यहां से हाफ कट कर दिया। क्या क्या लिखना है? फिशेज है, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स और मैमल्स, खत्म। ये हो गए, है ना। अब इसमें अगर आपसे पूछेंगे, इसमें आपसे पूछेंगे भी कौन का नंबर ज्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे? फिशेज सबसे ज्यादा है, उससे कम बर्ड्स है, उससे कम रेप्टाइल्स है, उससे कम एप्स, है ना, और उससे कम एम्फीबियंस, और उस सबसे कम कौन है? मैमल्स है। और कैसे याद करोगे? FB पर राम, मतलब फेसबुक पर कौन है? राम है। इससे हम इसको याद कर लेंगे। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं पादपों के बारे में बात करें। पादपों के बारे में बात करें तो यहां पर हम बात, देखो पहले जो क्लासिफिकेशन था, वर्गीकरण था, उसमें कवक को भी प्लांट के साथ इंक्लूड किया गया था, है ना। इसलिए यहां पर सर्वे में कवक को किसके साथ रख दिया? प्लांट के साथ रख दिया, प्लांट के साथ उसको कंपेयर कर लिया है ना। तो यहां पर बात करें तो यहाँ कौन है? ये कवक जातियां हैं, कवक है ना। और यहां पर कौन है? आवृतबीजी है। यहां सवाल है लाइकेन, आवृतबीजी, फर्न और मॉसेस। कौन आते हैं? फर्न आ जाते हैं। फर्न टेरिडोफाइट में आती है, मॉसेस ब्रायोफाइट्स में आती है। अब इसको कैसे याद करना है? कवक है, कवक के बाद में कौन आ गई? सवाल। कवक और सवाल दोनों मिलकर क्या बनाती है? लाइकेन। तो कवक है, सवाल है, लाइकेन है। लाइकेन के बाद कौन आ गया? आवृतबीजी। इधर कौन है? फर्न और मॉसेस है। अच्छा, इसमें देख लेते हैं कौन ज्यादा है। तो एंजियोस्पर्म मतलब आवृत बीजियों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप जब देखते हैं अपने चारों ओर, आप देखोगे तो आपको सब जगह जो भी छोटे इस पौधे से लगाकर झाड़ियां हैं, बड़े पेड़ पेड़ है, ये सब क्या है? सब के सब आवृत बीजी। आपको चारों तरफ आवृत बीजी मिलेगी। मतलब इस पृथ्वी पर अगर अब पादपों में बात करें तो सबसे ज्यादा कौन है? आवृत बीजी ही आवृत बीजी है। तो आवृत बीजी है। उससे कम किसकी जातियां हैं? फंगस की जातियां। फंगस लगभग 72,000 के करीब इसकी जातियां हैं। इसके बाद बात करें शैवाल है। शैवाल काई, आपने देखी होगी बारिश के दिनों में हरी हरी काई, जहां पर भी पानी रहता काई उगाती है, वो काई है। फिर कौन है? मॉसेस है। फिर कौन है? फर्न। और सबसे कम कौन है? लाइकेन। लाइकेन को कैसे याद रखना है? लाइकेन जो है कवक और शैवाल का ज्वाइंट वेंचर है, दोनों साथ साथ रहती है। और हमेशा ध्यान रखना, ज्वाइंट वेंचर ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, आगे, इसलिए कम है। चीजें क्लियर? ऐसा याद रखना, याद रखने के लिए बता रहा हूं, है ना। तो सबसे कम कौन है? लाइकेन। उससे ज्यादा कौन है? फर्न है। उससे ज्यादा कौन है? मॉसेस। फिर उससे ज्यादा कौन है? एल्गी, सवाल। उससे ज्यादा कौन है? कवक। और सबसे ज्यादा कौन है? एंजियोस्पर्म। तो यहां पर तीनों बड़े बड़े ग्रुप्स हमने देख लिए हैं। इन तीनों बड़े ग्रुप्स के बाद हम बात करते हैं वैश्विक जैव विविधता में प्रोकैरियोट्स को शामिल नहीं किया है। देखो, सबको शामिल किया पर प्रोकैरियोट को शामिल नहीं किया है, प्रोकैरियोट को अलग रख दिया है। आ गया? उसके बारे में ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया है? कुछ कारण है, उसकी कुछ समस्याएं हैं, देख लेते हैं क्या है। जैव वैज्ञानिकों को प्रोकैरियोटिक जातियों की संख्या का पता नहीं है। बिल्कुल सही है। जब हमें किसी की संख्या के बारे में पता ही नहीं है तो फिर जैव विविधता उसके बारे में कुछ हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो जैव वैज्ञानिकों को इनकी संख्या के बारे में पता
नहीं है। क्यों पता नहीं? तो उसकी समस्याएं हैं। क्या समस्या है? पहली समस्या ये है कि जो पारंपरिक वर्गीकरण के तरीके हैं वो सूक्ष्म जीवियों को पहचानने में असमर्थ है, उचित नहीं है। मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, उन्हें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अच्छा, अगर बड़ा कोई एनिमल हो तो उसके हम आंखों से देख के उसको पहचान जाएंगे कि यार ये एनिमल है, ये एनिमल है, ऐसा एनिमल है। लेकिन अब ये बहुत छोटे सूक्ष्म जिनको भी हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। अब माइक्रोस्कोप से देखना, हम चलो एक को हमने देख लिया, दो को देख लिया, तीन को याद रखा, चार, इनकी हजारों जातियां कहां तक याद रखेंगे? तो हमारी जो जो वर्गीकरण के पारंपरिक तरीके हैं उससे इनको हम पहचान नहीं पाते हैं। दूसरी समस्या क्या है? बहुत सी जातियां प्रयोगशाला में संवर्धन नहीं करती। मतलब बहुत सारी जातियां हैं जिनको हम लेके आए और प्रयोगशाला में हमारी लैब में क्या करें, उनको ग्रो कराएं, कल्चर कराएं, तो वहां वो कल्चर नहीं करती है। ये दूसरी समस्या है। फिर इसके बाद क्या है? तीसरी भी एक समस्या ही समझ लो, है ना। तीसरा हमने क्या बोला? हमने इसमें मॉलिक्यूलर बेसिस, जेनेटिक है, बायोकेमिकल, मॉलिक्यूलर, डीएनए सीक्वेंसिंग कर दी। फिर चलो ठीक है, ये सब छोड़ो, हम डीएनए सीक्वेंसिंग करके इनको देखेंगे। जब हम डीएनए सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस पर इनकी काउंटिंग कर रहे हैं, तो ये जो प्रोकैरियोट है, अकेले ही इनकी जातियां हजारों में चली गई। क्या चली गई? हजारों में जातियां हो गई। तो ये बोल रहा, यदि जैव रासायनिक या आणविक तरीके अपनाते हैं तब इनकी जातियां लाखों में पहुंच जाती है, लाखों में पहुंच जाती है। अकेले लाखों में हो जाते हैं, दूसरे सब मिला लो और अकेले प्रोकैरियोट, और उनसे भी ये ज्यादा है। तो ये समस्याएं हैं, इस कारण से इनको जैव विविधता में शामिल नहीं किया गया है। फिर हम बात कर रहे हैं भारतीय जैव विविधता। देखो इतनी सारी चीजें हम देख ही रहे हैं, तो हम भारत की तो बात करेंगे ही। भारत की बात करें तो विश्व में भारत के पास लैंड कितना है? 2.4%। पूरे विश्व का जितना भी स्थल है, जितना भी लैंड है, उसका 2.4% लैंड किसके पास है? भारत के पास में। अच्छा, फिर जाति विविधता में, पूरे विश्व की स्पीसीज डाइवर्सिटी बात करें, जाति विविधता में बात करें, तो भारत का कितना योगदान है? 8.1%, 8.1%। देखो भूमि क्षेत्र कम है, भूमि क्षेत्र कम है और जाति विविधता ज्यादा है। क्षेत्र कम, जाति विविधता ज्यादा है, इसलिए विश्व के 12 मेगा डाइवर्स ऐसे देश जिनके पास जाति विविधता बहुत ज्यादा है, जैव विविधता बहुत ज्यादा है, उन देशों में भी भारत को एक स्थान दिया गया है, भारत को भी उसमें रखा गया है। फिर हम बात करें, अब देखो हमने देख लिया भाई है जाति विविधता, बोले कितनी है? कितनी है? तो भारत में पादपों की 45,000 जातियां हैं। कितनी जातियां भारत में पादपों की? 45,000 जातियां। और जंतुओं की जातियां उसकी दुगनी है, उससे दुगनी जातियां। जितनी पादप की उससे दुगनी जातियां किसकी है? जंतुओं की है। अच्छा, हमने अभी रॉबर्ट मे के बारे में देखा था, तो रॉबर्ट मे ने बताया था 7 मिलियन जातियां हैं। अब रॉबर्ट मे क्या बोले? रॉबर्ट मे ये कहते हैं कि जितनी भी जातियां हैं उनकी केवल 22% जातियों को ही अभी तक खोजा गया है। मतलब जितनी भी जातियां उन्होंने बताई है 7 मिलियन, उसकी केवल कितनी है? 22% जातियों को ही खोज पाए हैं अभी। मतलब अभी तो बहुत सारी जातियों को खोजना बाकी है। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर यदि आप फ्री हैं तो आप जा सकते हैं, खोज कर सकते हैं और उसका नाम अपने नाम से पब्लिश कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर बात करें 22% जातियां खोजी गई है। अब बोले 22% ही खोजी गई, अगर हमने तो बोल दिया भाई, यहां पर हम क्या बोले 45,000 उसकी दुगनी है। लेकिन अगर हम रॉबर्ट मे के सर्वे को माने, उसके सर्वे को माने और उस सर्वे को भारत पर अप्लाई करें, भारत पर अप्लाई करते तो क्या डेटा आता? डेटा यह आता कि भारत में पादपों की 1 लाख से अधिक जातियां। कितनी जातियां हैं? 1 लाख से अधिक जातियां पादपों की है और 3 लाख से अधिक जातियां जंतुओं की है। जंतुओं की जातियां 3 लाख से अधिक है और पादपों की 1 लाख से अधिक है। हालांकि मुझे दिखती नहीं है कि कहां है ये। अब रॉबर्ट मैंने बता दिया, भाई रॉबर्ट मैंने बता दिया कि इतनी जातियां हैं, पर हम उसको ढूंढे कहां से? ठीक है, तो ये चीजें क्लियर है। फिर हम इसके बाद देख रहे हैं, इसके बाद देख रहे हैं जैव विविधता के प्रतिरूप। क्या बात कर रहे हैं? जैव विविधता के प्रतिरूप की बात करें कि भाई जैव विविधता कैसे परिवर्तित हो रही है, कैसे चेंज हो रही है, कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, क्या होता है। तो पादप तथा जंतुओं की विविधता संपूर्ण विश्व में समान नहीं है। समानता तो कहीं पर नहीं है, हर जगह असमानताएं हैं। तो पादप और जंतुओं की जातियों की
बात करें तो पूरे विश्व में हर जगह समान नहीं है, हर जगह अलग अलग है। अच्छा, हर जगह अलग अलग है तो ये परिवर्तित कैसी होती है? ये परिवर्तित होती है लैटिट्यूड किसके किसके अनुसार? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के अनुसार। किसके अनुसार? लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड बोल रहा हूं, एटीट्यूड नहीं बोल रहा हूं, है ना। किसके अनुसार? एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के अनुसार। अब हम देखते हैं एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड होता क्या है। यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा ग्लोब है ना, हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर ये इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। क्या है? इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पे बात करें तो ये पोल से एक नॉर्थ पोल्स आ जाएगा और एक कौन सा पोल आ जाएगा? साउथ पोल आ जाएगा। अच्छा, इस पृथ्वी को 4 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया। कितने जोन है? 4 क्लाइमेटिक जोन है। 4 क्लाइमेटिक जोन में बात करें, एक आता ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सब ट्रॉपिकल आता है, फिर आता टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र, फिर आता पोल्स। क्या आता है? पोल्स। ऐसा ही नीचे भी आएगा, क्या आ जाएगा? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और क्या आ जाएगा? पोल्स आ जाएगा ये। अच्छा, अब इसकी दूरी को, इस भूमध्य रेखा से यहां तक की पोल्स तक की दूरी को लैटिट्यूड में मापते, अक्षांश में मापते। 0 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा मापते। इधर भी 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, ऐसा। तो लैटिट्यूड क्या होता है? अक्षांश क्या होता है? भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी को लैटिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? लैटिट्यूड कहते हैं। और इसको मापते काय में है? डिग्री में। किसमें? डिग्री में। 0 डिग्री मतलब इक्वेटर, 20 डिग्री मतलब ट्रॉपिकल एरिया मापते हैं। तो ये लैटिट्यूड हो गया। अच्छा, लैटिट्यूड के बाद क्या था? एल्टीट्यूड। समुद्र सतह से, समुद्र की सतह से किसी स्थान की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड बोलते हैं। आपने देखा होगा, कभी भी ट्रेन में सफर किया होगा तो रेलवे स्टेशनों पर लिखा रहता है कि इस स्थान की समुद्र तल से ऊंचाई 5000 फीट है। क्या है? 5000 फीट, ऐसा लिखा हुआ रहता है। तो एल्टीट्यूड क्या देख रहे हैं? समुद्र सतह से, जो उसकी वाटर की सरफेस है, वहां से किसी स्थान की ऊंचाई। लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड क्या? भूमध्य रेखा से किसी स्थान की दूरी, उसको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। अब देख लेते हैं इसके अनुसार जैव विविधता कैसे चेंज हो रही है। क्या बोल रहे हैं? भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं। भूमध्य रेखा से कहां जा रहे हैं? ध्रुव की ओर। ये भूमध्य रेखा है। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या है? भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा से हम कहां जा रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहे हैं। ये ध्रुव की ओर जा रहे हैं। इधर भी भूमध्य रेखा से हम कहां जा रहे हैं? ध्रुव की ओर जा रहे हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता घटती है। मतलब जहां पर लैटिट्यूड सबसे ज्यादा होगा, क्या ज्यादा होगा? लैटिट्यूड सबसे ज्यादा होगा, दूरी सबसे ज्यादा। दूरी ज्यादा मतलब लैटिट्यूड ज्यादा। जिसकी भूमध्य रेखा से दूरी जितनी ज्यादा होगी, जैव विविधता उतनी कम होगी। जो भूमध्य रेखा के पास जितने पास होगा, जैव विविधता उतनी ज्यादा होगी। तो यही बोल रहे हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जाति विविधता घटती है। फिर क्या? अच्छा, कुछ अपवादों को छोड़ दो, कुछ अपवाद छोड़ दे तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये भी हम देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। यहां पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है ना। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, नॉर्थ पोल, और एक कौन सा है? साउथ पोल है। 23 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ पर बात कर रहे हैं। दूसरा हम क्या बोल रहे हैं? 23.5 डिग्री साउथ पर। कौन कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है यहां पर और साउथ पोल है। ये पूरा एरिया कौन सा है? ट्रॉपिकल एरिया है। ये बीच में भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा और ये ट्रॉपिकल एरिया। यहां पर जाति विविधता ज्यादा मिलती है। कहां मिलती है? ये जो ट्रॉपिकल एरिया में जाति विविधता ज्यादा मिलती है। किसकी तुलना में? अगर हम यहां पर कंपैरिजन करें तो ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो एरिया हमारा आ रहा है, चीजें क्लियर है? यहां पर हम बात कर रहे हैं, ये वाला जो एरिया आ रहा है और ये जो एरिया है यहां पर, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या था? पोल्स और शीतोष्ण क्षेत्र, टेम्परेट रीजन। कौन सा एरिया? ये वाला टेम्परेट रीजन है। टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट मतलब शीतोष्ण, प्लस कौन सा है? पोल्स वाला एरिया है।
पोल्स वाला एरिया, ये जो एरिया यहाँ पर भी है, यहाँ पर जैव विविधता कम होती है। क्या बोल रहा हूँ, जो ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया मतलब उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जैव विविधता अधिक मिलती है। लैटिट्यूड भी बता दिया, कहां से कहां, 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच। दूसरा क्या बोल रहे हैं, कहां कम मिलती है, कहां कम मिलती है, टेम्परेट शीतोष्ण क्षेत्र और पोल्स में। यहाँ टेम्परेट यहाँ पर कम मिलेगी, यहाँ पर भी कम मिलेगी, है ना। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं, प्रतिरूप देख लिया हमने। नेक्स्ट हम बात करते हैं पक्षी विविधता, पक्षियों की विविधता की बात कर लें। अच्छा, पक्षियों की विविधता के बारे में बात करें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। हमने अभी देखा है, ये भूमध्य रेखा, ये ग्लोब है और ये भूमध्य रेखा इक्वेटर है। कोलंबिया, कोलंबिया जो देश है वो इक्वेटर पर है। कोलंबिया कहां पर है, सी फॉर कोलंबिया है, इक्वेटर। पक्षियों की कितनी जातियां हैं, 1400 जातियां। कितनी जातियां कोलंबिया में, पक्षियों की 1400 जातियां। कोलंबिया के बाद दूसरा आता न्यूयॉर्क, क्या आ रहा है, न्यूयॉर्क है। न्यूयॉर्क कहां पर, 41 डिग्री नॉर्थ पर। यहां पर हम बात करें 41 डिग्री नॉर्थ पर न्यूयॉर्क है ना। तो ये न्यूयॉर्क हम बोल रहे हैं। कितनी जातियां हैं, 105 जातियां हैं, 105 जातियां हैं। मतलब न्यूयॉर्क जो है शीतोष्ण क्षेत्र में आएगा, टेम्परेट रीजन में आएगा। टेम्परेट क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पर गर्मियों का तापमान, अधिकतम तापमान 20 डिग्री और ठंडियों में न्यूनतम तापमान -20 डिग्री होता है। मतलब यहाँ की ठंडी कड़ाके की होती है, -20 डिग्री, है ना। तो ये न्यूयॉर्क की अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी जातियां हैं, 105। यहाँ पर कितनी है, कोलंबिया में कितनी है, कोलंबिया में है 1400 जातियां, न्यूयॉर्क में है 105 जातियां। फिर बात करते हैं ग्रीनलैंड की, किसकी बात करें, ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड 71 डिग्री नॉर्थ पर है। कहां पर है, 71 डिग्री नॉर्थ पर। कितनी जातियां, 56 जातियां। मतलब यहां से भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं हम, भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रहे हैं, दूरी बढ़ रही है और जाति विविधता कम हो रही है। तो सबसे ज्यादा कहां पर है, कोलंबिया, और दूर चले गए न्यूयॉर्क, और कम हो गई, और दूर चले गए पोल्स के पास ग्रीनलैंड, और कम हो गई। फिर हम बात करते हैं आखिरी में भारत की। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत का अधिकांश एरिया कहां से आता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता। कहां आता, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। यहां पर हम देख लेते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भारत है, इसलिए यहां पर 1200 से अधिक जातियां पाई जाती है। कितनी जातियां पाई जाती है, 1200 से अधिक जातियां पाई जाती है। चीजें क्लियर है, क्या बोल रहा हूं, कोलंबिया में इक्वेटर पर इसलिए कितनी, 1400 जातियां। भारत का भी अधिकांश एरिया ट्रॉपिकल लैंड में आता है, ट्रॉपिकल उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, इसलिए भारत में कितनी है, 1200 से अधिक जातियां हैं। भारत के अंदर कितनी है, 1200 से अधिक जातियां। फिर कौन सा है, फिर 41 डिग्री नॉर्थ पर कौन है, न्यूयॉर्क है, कितनी है, 105 जातियां। 71 डिग्री नॉर्थ पर कौन है, ग्रीनलैंड है, कितनी जातियां, 56 जातियां हैं, है ना। फिर एक और इसका देख लेते हैं, फोर्थ एग्जांपल, इक्वाडोर में संवहनी पादप। संवहनी पादप मतलब ऐसे पादप जिनके अंदर जाइलम तथा फ्लोएम मिलते हैं। क्या मिलते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम मिलते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन आता है, इसके अंदर आते हैं टेरिडोफाइट। कौन आते हैं, टेरिडोफाइट्स आते हैं। टेरिडोफाइट्स के बाद कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं। कौन आते हैं, जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म के बाद बात करें तो और कौन आता है, एंजियोस्पर्म आता है। कौन आते हैं, एंजियोस्पर्म आते हैं। ये सब कौन से पादप है, संवहनी पादप। ये सब के सब कौन से पादप है, संवहनी पादप। तो बोल रहा इक्वाडोर में संवहनी पादपों की जातियां 10 गुना अधिक है, 10 गुना अधिक होती है। किसकी तुलना में, यूएसए के मध्य पश्चिम से, मध्य पश्चिम क्षेत्र की तुलना में। अमेरिका के मध्य पश्चिम क्षेत्र है और इक्वाडोर है, इन दोनों की तुलना करें, दोनों जगह क्षेत्रफल बराबर ले रहे हैं, तो इक्वाडोर में इन पादपों की, इन संवहनी पादपों की जातियां 10 गुना अधिक है। देख लेते हैं कहां, यहां पर हम बात कर रहे हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये इक्वाडोर है, ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर इक्वाडोर। देखो इक्वेटर की बात करें, जहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है वो इक्वेटर है, आगे ना। तो ये इक्वेटर है, इक्वेटर के पास में कौन है, इक्वाडोर देश है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। कहां रहा, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। दूसरा ये है, ये क्या है, अमेरिका का मध्य पश्चिम क्षेत्र है,
मिडवेस्ट ऑफ यूएसए, मध्य पश्चिम क्षेत्र है। अच्छा, ये कैसा शीतोष्ण क्षेत्र है, टेम्परेट एरिया है, गर्मी में 20 डिग्री, ठंडियों में -20 डिग्री, -20 डिग्री होता तापमान। अच्छा, ये जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, इसका साल भर एक जैसा मौसम रहता है, ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं होते। तो यहां पर संवहनी पादप 10 गुना ज्यादा मिलेंगे, 10 टाइम्स ज्यादा मिलेंगे। कितने गुना? 10 गुना ज्यादा मिलेंगे। किससे? इस क्षेत्र से 10 गुना अधिक संवहनी पादप हमें मिलते हैं। तो यहां पर हमने जैव विविधता के प्रतिरूप के बारे में देख लिया है। अच्छा, इसके बारे में हमने सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली, कहां पर कैसे चेंज होता है, क्या क्या होता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा से ध्रुव पर जाने पर क्या हो रहे हैं? कम हो रहा है। दूसरा क्या बोल दिया? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस एरिया में ज्यादा है, यहाँ पर कम है। फिर हमने क्या बोला? ये पक्षियों के बारे में देख लिया, कहां पर कितना कम ज्यादा हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल ये देख लिया है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं दक्षिण अमेरिका की बात करें। दक्षिण अमेरिका का अमेजन वर्षा वन, कौन सा वन है? अमेजन वर्षा वन है। आपने अमेजन के बारे में सबने सुना होगा। ये अमेजन एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जिससे ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाते हैं। देखो, उस वेबसाइट का नाम इन अमेजन वर्षा वनों पर ही रखा है, इन वर्षा वनों के नाम पर ही उसका नाम रखा है। बोले इस पे क्यों रखा है? क्योंकि इन वर्षा वनों में विश्व में सबसे ज्यादा जैव विविधता यही मिलती है। यही वो स्थान है जहां पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिलती है। और अमेजन वर्षा वन की जो बाउंड्रीज हैं लगभग 7 देशों को टच करती। कितने देशों को? 7 देशों को टच करती। मेरे हिसाब से ये भारत के क्षेत्रफल से भी ज्यादा क्षेत्रफल है इसका। तो यहाँ पर जंतु और पादपों की सबसे ज्यादा विविधता मिलती, इसीलिए अमेजन ऑनलाइन वेबसाइट का नाम भी इसी के नाम पे रखा। क्यों? उस ऑनलाइन वेबसाइट पर प्रोडक्ट की रेंज मिलती है, आपको दुनिया के लगभग सारे प्रोडक्ट वहां पर मिल जाएंगे, सब अवेलेबल होते हैं वहां पर, है ना। तो ये पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता यहाँ पर होती है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ होती? अमेजन वर्षा वनों में, वहां पर सबसे ज्यादा होती। तो बोले वहां पर सबसे ज्यादा होती, वहां क्या क्या, कौन कौन सी स्पीसीज के मेंबर्स, कितने कितने, कौन कौन सी स्पीसीज मिलती है? पादप की 40,000 जातियां। कितनी जातियां? 40,000 जातियां। मछलियों की 3,000 जातियां। पूरे विश्व में मछलियों की 28,000 जातियां हैं, जबकि यहां पर कितनी है? 3,000 जातियां। उभयचर के कितने हैं? 427 है। फिर सरीसृप कितने? 378 है। फिर स्तनधारी कितने? 427। कितने? 427 है। पक्षी 1300 है। बर्ड्स कितने हैं? 1300 है यहाँ पर। और अकशेरुक इनवर्टिब्रेट्स कितने हैं? मोर देन 1,25,000, 1.25 लाख से ज्यादा। कितने हैं? 1.25 लाख से ज्यादा। अच्छा देखो, पक्षियों के बारे में मैंने बता दिया, कहां कहां पर? कोलंबिया में 1300, अमेजन वर्षा वन में 1300, भारत में 1200 से अधिक। चीजें क्लियर है? न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56। ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो ही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है कि इन वर्षा वनों में कम से कम 2 लाख कीट की जातियों को अभी खोजना और उनकी पहचान करना बाकी है। वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप वहां जाएंगे, उनको खोजेंगे और उनका नामकरण करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट इसके अंदर आया है। फिर हम बात करते हैं, अब हमने बोला यार हर जगह देख रहे हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, सबसे ज्यादा विविधता इसी क्षेत्र में होती है। क्यों होती है? उसका क्या कारण है? ऐसा क्या है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा जैव विविधता मिल रही है, और पोल्स पर क्यों नहीं मिल रही है, शीतोष्ण क्षेत्र में क्यों नहीं मिल रही? इसके 3 कारण है। 3 रीजन एनसीईआरटी में दिया है। जाति उद्भवन। जाति उद्भवन मतलब नई जाति का निर्माण। नई जाति के निर्माण में बात करें तो नई जाति का निर्माण एक समय का कार्य है। क्या है? एक समय लगता है इसके अंदर, समय का कार्य है। तो जो शीतोष्ण क्षेत्र है, टेम्परेट रीजन है, टेम्परेट रीजन में क्या होता है? गर्मी जो है 20 डिग्री है, लेकिन ठंडी है -20 डिग्री है। -20 डिग्री कड़ाके की ठंडी, इतनी ठंडी। अब इसमें बर्फबारी भी बहुत होती है, बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। तो क्या हुआ? शीतोष्ण क्षेत्र में बार बार बर्फ, हर साल बर्फबारी होती है, और बर्फबारी होने से बहुत सारी जातियां बर्फ में दब के मर जाती है। क्यों? क्योंकि वो अगर बर्फ से बचने के लिए कहीं कहीं भी भगेगा, कहां भगेगा? बर्फ तो सब जगह गिरेगी, तो उसकी पूरी की पूरी जातियां क्या होती? दब के मर जाती है। तो शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन समय से बार बार हिमनदन हुआ है, मतलब वहां बार बार बर्फबारी हुई है। जबकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र लाखों वर्षों से एक जैसा स्थिर है, यहाँ मौसमी परिवर्तन नहीं होते हैं।
एक जैसा स्थिर एनवायरमेंट। अब स्थिर एनवायरमेंट होने के कारण एक जैसा लाखों वर्ष से अपेक्षाकृत अबाधित है, यहाँ कोई भी बाधा नहीं आई और यहाँ पर एक जैसा रहेगा। कोई भी जाति एक बार अनुकूलित हो गई तो उसको फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए जाति विविधता के लिए इनको अधिक समय मिला, बहुत अधिक समय मिला। जबकि यहाँ पर बार बार हिमनदन होने से बहुत सारी जातियां आई मर गई, आई मर गई, खत्म हो गई। लेकिन यहाँ जो आई है वो बनी रही हमेशा। तो जाति विविधता को बहुत लंबा टाइम मिला। दूसरा कारण है यहाँ मौसमी परिवर्तन बहुत कम होते हैं। मौसमी परिवर्तन कम होने से पर्यावरण स्थिर रहता है, पर्यावरण स्थिर, और पर्यावरण स्थिर होने से निके विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन मिलता है। निके विशिष्टीकरण मतलब होता है प्लांट, कोई जो एनिमल है वो क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है इसका मतलब वो क्या खा रहा है, उसका खाना शाकाहारी है मांसाहारी है, क्या खा रहा है, उसका जो फूड है भोजन है वो क्या कौन सा भोजन कर रहा है, क्या चीज है उसको निके। तो जंतुओं को समय मिला अलग अलग चीजों को खाने के लिए, अलग अलग चीजों, तो निके विशिष्टीकरण के लिए मिला, है ना। अधिक विविधता हुई, अधिक विविधता होगी तो खाने के लिए ऑप्शंस भी अलग होंगे, तो निके विशिष्टीकरण हो जाएगा, अलग अलग चीजें मिल जाएगी। जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में ऐसा नहीं हुआ है, शीतोष्ण में नहीं हुआ, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में चीजें हुई है। दो कारण हो गए। दो कारण के बाद तीसरा कारण है, और ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा होती है। क्यों सौर ऊर्जा? क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो ये हमारा ग्लोब है, ये इक्वेटर है, यहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या है, सीधी पड़ती है। जबकि ये पोल्स है, पोल से यहां पर ध्रुवों पर सूर्य प्रकाश कम पड़ता है, कम होता है, और यहाँ सूर्य प्रकाश ज्यादा है, सूर्य प्रकाश ज्यादा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा, प्रकाश संश्लेषण ज्यादा, भोजन ज्यादा, भोजन ज्यादा, खाने वाले ज्यादा बढ़ जाएंगे। आ गया? तो ये इसलिए अधिक उत्पादन हुआ, उत्पादन अधिक हुआ, अधिक उत्पादन हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से अधिक जैव विविधता हुई। कैसी हुई है? अप्रत्यक्ष रूप से अधिक जैव विविधता हुई। अच्छा, इसके बाद हम बात करें, यहां तक हमने देख लिया कि भाई कहाँ कितनी विविधता है, विविधता का कारण क्या है, कैसे चेंज हो रही है, कहां से क्या हो रहा है। फिर हमने इसके बारे में हम देख रहे हैं जाति क्षेत्र संबंध। साइंटिस्ट है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, क्या नाम है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहाँ के? जर्मनी के, जर्मनी के रहने वाले हैं। और क्या? प्राकृतिक नेचुरलिस्ट है, जंगलों में घूमते हैं, फोटोग्राफी लेते हैं, फोटोग्राफी करते हैं, ये प्राकृतिक विद और भूगोल शास्त्री, और भूगोल के बारे में इनको नॉलेज है। तो ये है, इन्होंने बताया। अच्छा, ये प्रकृति का घूमने गए कहाँ? अमेरिका के जंगलों में। कहाँ घूमने गए? अमेरिका के जंगलों में घूमने गए और वहीं रिसर्च करने लग गए। प्राकृतिक वैज्ञानिक है, भूगोल शास्त्री है, प्राकृतिक देखने गए और वहीं पे क्या करने लग गए? रिसर्च करने लग गए। और रिसर्च करने के लिए देखने गए थे, रिसर्च कर दी। अब रिसर्च करी तो क्या क्या चीजें बताई हैं ये हम देख लेते हैं। इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने ये बोला कि ये एक एरिया है, ये दक्षिणी, ये जंगल है, जहां पर ये घूमने गए थे वहीं वहीं रिसर्च करने लग गए, बोले एरिया। अब वो बोलते हैं कि अगर यदि किसी क्षेत्र में है ना, अगर क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, इतना क्षेत्र है, इस क्षेत्र में 10 जातियां, ये 10 जातियां हैं, क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो जातियों की संख्या बढ़ती है। बढ़ा दिया 10 और बढ़ गई, नई जातियां 10 आ गई, टोटल 20 हो गई। और क्षेत्रफल बढ़ा दिया 10 और आ गई, 30 हो गई। और क्षेत्रफल बढ़ा दिया 10 और आ गई, 30 हो गई, 40 हो गई है। मतलब इन्होंने क्या बोला? अगर किसी क्षेत्र में एक क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल बढ़ा रहे, इतना क्षेत्रफल था और बढ़ा दिया और बढ़ा दिया, तो किसी क्षेत्र में क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो जातियों की संख्या बढ़ती है, किंतु एक सीमा तक। क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं, जातियों की संख्या बढ़ रही है, यहां तक टोटल 10, 20, 30, 40 जातियां हो गई है। लेकिन अब क्षेत्रफल आप बढ़ाओ और बढ़ाओ, अब जातियां नहीं बढ़ती है। तो इन्होंने क्या बोला? कुछ सीमा तक है ना। किसी क्षेत्र की अन्वेषण सीमा बढ़ाने पर, मतलब क्षेत्र जो अन्वेषण सीमा मतलब जहां पर आप रिसर्च कर रहे हैं, क्षेत्र बढ़ाने पर जाति समृद्धि बढ़ती है, स्पीसीज रिचनेस बढ़ती है, जातियों की संख्या बढ़ती है। आ गया? मतलब हम यहाँ पर इतना क्षेत्र लिया, फिर बढ़ाया 20 हो गई, फिर बढ़ाया 30 हो गई, फिर बढ़ाया 40 हो गई, लेकिन फिर बढ़ा रहे, फिर नहीं बढ़ रही है। एक सीमा तक बढ़ेगी और सीमा के बाद नहीं बढ़ेगी। अब हम इसी को इन्होंने ग्राफ के फॉर्म में बताया कि भाई ये ग्राफ के फॉर्म में कैसा रहता है। तो दक्षिण अमेरिका के जंगलों में थे, जंगलों में लिया, यहां पर ये अन्वेषण एरिया क्षेत्रफल है, ये यहां पर क्षेत्रफल ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं? जातियों की संख्या ले रहे हैं। जाति समृद्धि है, जाति समृद्धि मतलब प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या एक क्षेत्रफल में।
और ये क्षेत्र, अब देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके बारे में, ये जो ग्राफ बना हुआ है इस ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। क्या क्या बोला, 10 20 30 40, बढ़ाते जाओ, 10 20 30 40 और बढ़ गई 50, 50 के बाद नहीं बढ़ रही, 50 के बाद फिर नहीं बढ़ रही है। चीजें समझ में आई। तो यहां पर देख रहे हैं ये, तो यहां पर इधर क्षेत्रफल आप बढ़ा रहे हो, यहां से क्षेत्रफल बढ़ा रहे हो तो जातियों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक समय के बाद, एक क्षेत्रफल के बाद जातियों की क्षेत्रफल कितना भी बढ़ाओ जातियों की संख्या नहीं बढ़ती, जातियों की संख्या नहीं बढ़ रही है ना। तो ये इन्होंने ग्राफ बना दिया, ग्राफ बनाने के बाद एक फॉर्मूला दिया। क्या फॉर्मूला दिया, S इक्वल टू सी ए की पावर जेड। क्या बोला, S इक्वल टू सी ए की पावर जेड। अच्छा, और ये ग्राफ कैसा आ रहा है, ये ग्राफ आ रहा है आयताकार, हाइपरबोला। क्या आ रहा है, आयताकार आ रहा है ग्राफ। अच्छा, इन्होंने बोला कि इसी को अगर हम लॉग स्केल पर लेते हैं, लघु गुणक पर लेते हैं, इस ये जो फॉर्मूला दिया है इसके अकॉर्डिंग हम इसको लघु गुणक पर ले रहे हैं। जब हम लघु गुणक पर लेते हैं तो इसके लिए क्या आ जाएगा, लॉग एस इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। क्या आ जाएगा, जेड लॉग ए आ जाएगा। और इसका संबंध कैसा है, रेखी संबंध है। कैसा संबंध है, रेखी संबंध आता है। इसमें कैसा आया था, आयताकार, यहां पर कैसा आया, रेखी संबंध आया। अच्छा, अब इनने बोला कि इसमें ये सब चीजें हैं क्या क्या, तो z एक रेखीय ढाल है। z का मान क्या, रेखीय ढाल या समासरण गुणांक। जब भी आप सांख्यिकी की गणना करते हैं तो एक गुणांक आता है, उसको बोलते हैं समासरण गुणांक। इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, इसको कैसे निकालते क्या निकालते उससे हमें मतलब ही नहीं है ना। दूसरा s जाति समृद्धि, स्पीसीज रिचनेस है, प्रति इकाई क्षेत्र में जातियों की संख्या, उसको बोलते हैं जाति समृद्धि। ये क्या क्षेत्र है, रिसर्च का एरिया, उसको बोलते हैं अन्वेषण क्षेत्र है। फिर क्या है, सी अंतःखंड, अंतःखंड इंटरसेप्ट है। ये आपको फिजिक्स वाले सर बता पाएंगे, आपके फिजिक्स वाले सर है उनसे आप पूछिएगा कि अंतःखंड क्या होता, इंटरसेप्ट क्या होता, वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं इसको, है ना। तो ये इंटरसेप्ट है। अच्छा, अब ये जो एरिया था, इस एरिया में जो इन्होंने रिसर्च की थी वो रिसर्च किस किस के बारे में की थी, तो उसके रिसर्च के इसमें थे आवृत बीजी पादप, एंजियोस्पर्म थे। कौन थे, एंजियोस्पर्म थे, पक्षी थे, चमगादड़ थी और लवणी मछलियां। इन चारों के बारे में इन्होंने अमेरिका के जो जंगल है, वहां दक्षिण अमेरिका के जंगल है, वहां पर इन्होंने रिसर्च किया था। रिसर्च करने के बाद में ये इन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, सारी चीजें बता दी है। अब इकोलॉजिस्ट ने इस जेड के बारे में बताया कि जेड का क्या है। अच्छा, जेड के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें। क्या हुआ, बोल भी एक छोटा क्षेत्र है, कोई भी छोटे क्षेत्र के लिए अगर हम z की वैल्यू, z की मान की बात करते हैं, एक छोटे क्षेत्र के लिए z का मान 0.1 से 0.2 होता है। कितना होता है, 0.1 से 0.2 के बीच में होता है। चाहे क्षेत्र कहीं का भी हो, कोई सा भी क्षेत्र ले लो और कोई से भी प्लांट एनिमल, कोई से भी जीव ले लो, उनका समूह ले लो, z का मान फिक्स होगा। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि कहीं पर भी ले लो आप, इसका मान फिक्स आता है। और वो उन्होंने बताया, कहाँ कहाँ बताया, बोले यार ब्रिटेन में पादप लिए, ब्रिटेन के अंदर पादप ले लिए, कैलिफोर्निया में पक्षी ले लिए और न्यूयॉर्क में मोलस्क ले लिए। ब्रिटेन में पादप, कैलिफोर्निया में पक्षी और न्यूयॉर्क में मोलस्क ले लिए। तीनों अलग अलग जगह, अलग अलग एरिया है, तीनों स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन तीनों जगह जेड का मान समान आया। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है, मतलब अजूबी भी चीज है कि आप कहीं भी चले जाओ सब जगह सेम मिलेगा। फिर क्या बात कर रहे हैं, कोई बड़ा समूह, अब तो हमने यहाँ छोटा ले लिया, कोई बड़ा क्षेत्र ले रहे, पूरा महाद्वीप ले रहे हैं। अगर पूरा महाद्वीप ले रहे हैं तो z का मान 0.06 से 0.6 से 1.2 के बीच होता। कितना है, 0.6 से 1.2 के बीच होता। फिर इन्होंने एक थर्ड बताया कि विभिन्न महाद्वीप, अलग अलग महाद्वीप ले लो, कॉन्टिनेंट ले लो, के उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र जो वन है, वन में फलाहारी पक्षी, ऐसे पक्षी जो शाकाहारी है, फल खाते हैं, तथा स्तनधारी, स्तनधारी, उनके लिए z का मान 1.15 होता, 1.15 होता है। विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता का पारितंत्र में महत्व बात करें तो इसमें 4 महत्वपूर्ण महत्व होते हैं इसके, है ना। पहला होता उत्पादकता, दूसरा स्थायित्व, तीसरा लचीलापन या प्रतिरोध, चौथा पारितंत्र। कितनी चीजें हैं, 4 चीजें इसमें देखेंगे। पहला क्या है, उत्पादकता, दूसरा स्थायित्व, तीसरा लचीलापन या प्रतिरोध, चौथा पारितंत्र स्वास्थ्य। हम इसमें पहला देख रहे हैं उत्पादकता। क्या देख रहे हैं, उत्पादकता। तो उत्पादकता में पहले मैं बात करता हूं डेविड टिलमैन की। डेविड टिलमैन ने उत्पादकता के बारे में क्या बताया,
उन्होंने क्या बताया कि प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों में, जो प्रयोगशाला उसके बाहर के भूखंड लंबे समय तक उन्होंने स्टडी की, अध्ययन किया, समय बिताया, प्रयोग किया वहां पर। प्रयोग करने के बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बोला जिन क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा होती है वहां उत्पादकता भी ज्यादा होती है। मतलब जो एरिया जहां पर जैव विविधता ज्यादा होगी वहां पर क्या होगा, उत्पादकता, प्रोडक्शन भी वहां ज्यादा होगा। एक सिंपल से एग्जांपल से देखते हैं कैसे ज्यादा होगा। जैसे मैं बात करूं, ये एक जंगल वाला एरिया है, यहाँ पर घास ही घास है, केवल ग्रास लगी हुई है, इसके अलावा दूसरी कोई भी स्पीसीज नहीं है। ये देख रहे हैं दूसरा एरिया है, यहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, ये बड़े बड़े पेड़ हैं, फिर इसके बाद छोटे छोटे घासेस भी है, झाड़ियां भी है, मतलब बड़े पेड़ भी है, छोटे पेड़ भी है, ग्रास भी है, झाड़ियां भी है, सभी चीजें हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, अब यहाँ से अगर सनलाइट आता है तो यहाँ पर सनलाइट ये ग्रासेस फोटोसिंथेसिस करेगी, है ना, जितनी ग्रासेस होगी उतने फोटोसिंथेसिस करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बड़े पेड़ है, ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, बड़े पेड़ से लाइट अंदर गई, थोड़ी छूट गई है तो कौन, छोटे पेड़ आ जाएंगे, उसको उसको कर लेंगे, और उनसे नीचे गई तो कौन आ जाएंगे, ग्रासेस आ जाएगी। मतलब यहाँ पर सनलाइट ज्यादा कैप्चर हो रहा है, यहाँ पर फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, यहाँ पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, यहाँ पर डाइवर्सिटी भी ज्यादा है, चीजें क्लियर, यहाँ पर डाइवर्सिटी कम है, इसलिए यहाँ प्रोडक्टिविटी कम होगी। ये किसने बताया था, डेविड टिलमैन ने बताया था। अच्छा, फिर हम इसके बाद बात करते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में जाति विविधता अधिक होती है, अधिक जातियां पाई जाती है, वो क्षेत्र ज्यादा स्टेबल होता है उन क्षेत्रों की तुलना में जहां पर जाति विविधता कम होती है। चीजें क्लियर है ना। फिर हम बात करते हैं और इस समुदाय में, स्थिर समुदाय में, जो स्टेबल कम्युनिटी है, जो स्टेबल समुदाय है, वहां पर साल दर साल उत्पादकता में, प्रोडक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो ये पहला है, जिसमें क्या है, उत्पादकता है। उत्पादकता के बाद हम बात करते हैं स्टेबिलिटी। ये भी डेविड टिलमैन ने ही बताया था कि जिन भूखंडों में अधिक जातियां रहती वहां वर्ष दर वर्ष जैव भार में कम भिन्नता होती है, वहां ज्यादा वेरिएशन नहीं होता, जितना है उतना ही प्रोडक्शन रहता है, उनमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है। फिर इसके बाद बात करें रिसिलियंस या रेजिस्टेंस की बात करें। देखो, रिसिलियंस या रेजिस्टेंस, पहले मैं बताऊं रिसिलियंस। रिसिलियंस मतलब लचीलापन होता है, जैसे रबर है, रबर को हम खींचते हैं तो वो ऐसे लंबी हो जाती है, पनप जाती है, उसको छोड़ते हैं तो उसके साइज में, ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है, इसको मिलते हैं रिसिलियंस। तो इसको हम इकोसिस्टम पर कैसे देखें, इकोसिस्टम पर ऐसे देखें कि यार कोई विदेशी जाति ने उसके ऊपर अटैक किया है, या कोई बाहरी बाधा आई है, या कोई प्राकृतिक आपदा आई है, उस आपदा से उसमें जो क्षति हुई है, क्षति हो गई, क्षति होने के बाद वो जो आपदा खत्म हो गई, बहुत जल्दी समय में वो जो पारितंत्र उस क्षति की पूर्ति कर लेगा। मतलब यही रेसिलियंस है। मतलब ये हुआ कि हमने जब रबर को पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको हमने खींचा, जब खींचा तो उसमें क्षति हुई है, लंबाई हो गई, लेकिन जब हमने छोड़ा तो वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ गई। ऐसा ही मैं पारितंत्र की बात कर रहा हूं कि पारितंत्र में किसी भी बाहरी बाधा से या किसी भी चीज से उसमें जो क्षति हुई है, वो क्षति होने के बाद वो अपने आप को वापस स्टेबल कर ले। ये रेसिलियंस प्रॉपर्टी है और ये पारितंत्र के अंदर होनी चाहिए। दूसरा रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस की बात करें तो प्रतिरोध, अगर कोई भी बाहरी बाधा है या कोई भी विदेशी जाति किसी नए क्षेत्र में किसी पारितंत्र में आक्रमण करती है तो उस पारितंत्र पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं होना चाहिए। मतलब दो चीजें हैं, पारितंत्र की रिसिलियंस मतलब लचीलापन भी ज्यादा होना चाहिए और उसका प्रतिरोध भी ज्यादा होना चाहिए। यही हम देख रहे हैं, अधिक जैव विविधता वाला पारितंत्र को प्राकृतिक या मानव निर्मित या विदेशी जातियों के आक्रमण से प्रतिरोधकता प्रदान करता है। मतलब अगर यदि कोई एरिया है, वहां पर हमने लायन को ले जाके छोड़ दिया, तो लायन को ले जाकर छोड़ दिया तो लायन के वहां रहने से उस पारितंत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि वहां पर डाइवर्सिटी ज्यादा है, उसको भोजन के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, इसलिए वो जो पारितंत्र उसके लिए प्रतिरोधक होगा। चीजें क्लियर? फिर हम बात करते हैं पारितंत्र स्वास्थ्य। पारितंत्र स्वास्थ्य की बात करें, अगर यदि किसी भी पारितंत्र में, किसी भी इकोसिस्टम में थोड़ी भी क्षति होती है, थोड़ा सा भी उसमें नुकसान होता है, तो कोई ना कोई जाति उससे अफेक्ट होती है, कोई ना कोई जाति उससे विलुप्त हो सकती है। आगे तो यदि पारितंत्र में थोड़ी भी क्षति होती है तो कुछ जातियां विलुप्त हो जाती है। थोड़ी क्षति करोगे तो भी क्या हो जाएगी? कुछ जातियां विलुप्त हो जाएगी। यह मानव समष्टि के लिए भी आवश्यक है। मानव समष्टि के लिए भी आवश्यक कैसे? देखो, अगर यदि हम बोले आज हमें पेड़ों को काट रहे हैं, जानवरों का शिकार कर रहे हैं, अत्यधिक दोहन कर रहे हैं, मार के खा रहे हैं इसको, और हम खुश हो रहे हैं, ये नहीं है। क्योंकि अगर यदि पारितंत्र खत्म होगा तो हम भी एक दिन खत्म हो जाएंगे। जितना पारितंत्र में, जितना किसी दूसरी जाति के लिए रहने के लिए अधिकार है, उतना जितना हमें अधिकार है उतना किसी दूसरी जाति के लिए भी अधिकार है।
अगर यदि आज कोई दूसरी जाति खत्म हो रही तो कुछ समय बाद ह्यूमन भी खत्म हो जाएंगे, इसलिए सभी के लिए आवश्यक है। फिर हम इसके बाद बात करते हैं रिवर्ट प्रॉपर परिकल्पना। किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्ट प्रॉपर परिकल्पना की बात कर। रिवर्ट प्रॉपर परिकल्पना पॉल एहरलिख ने दी थी। कौन से साइंटिस्ट थे? पॉल एहरलिख ने दी थी। इन्होंने एरोप्लेन से कंपैरिजन किया था। एरोप्लेन तो आपने देखा ही होगा। एरोप्लेन की बात करें, इन्होंने एरोप्लेन को पारितंत्र इकोसिस्टम के समान माना कि जैसा पारितंत्र मतलब जैसा एरोप्लेन होता है वैसा ही पारितंत्र होता है। अब फिर बोल रहा है एरोप्लेन के जो पुर्जे हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, उनमें नट बोल्ट नहीं होते, उसमें कील्स होती हैं। कील जिनको इन्होंने रिवेट कहा है। रिवेट कहा है, रिवेट या रिवेट। ये जो कील है, कील एक्चुअली जैसे आपने कढ़ाई देखी, कढ़ाई का जो हैंडल होता है उसमें कील लगी होती है, जिसको दबा देते हैं, दबाने के बाद ठोक देते हैं और वो कभी खुलते ही नहीं है। ऐसे ही एरोप्लेन के पार्ट्स हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स में नट बोल्ट नहीं लगते हैं, उनमें कील लगती है, रिवेट लगती है ना, वो कभी खुलते नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो रिवेट है उसके अंदर वो जातियां हैं। मतलब एरोप्लेन की तुलना किससे की है? इकोसिस्टम से। और एरोप्लेन के जो पार्ट्स आपस में जुड़े हैं, जिन कीलों से वो जुड़े हैं पार्ट्स, उनको किसके समान माना? जाति के समान माना। फिर उन्होंने क्या बोला? उनने ये बोला कि भाई ये जो एरोप्लेन है, इस एरोप्लेन में जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये पैसेंजर बैठे और एक एक पैसेंजर एक एक कील निकाल के ले जाए। मतलब ये जो खिड़की है, इसकी विंडो है, सीट है, यहाँ सब जगह है, इसके जितने भी पुर्जे हैं सब जगह क्या लगी हुई है? कील लगी। और क्या बोल रहे हैं? अगर यदि एक जो पैसेंजर है, अगर वो अपने साथ एक कील ले जाए तो धीरे धीरे इसमें कीलें कम होती जाएगी। अच्छा, स्टार्टिंग में एक कील जाएगी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कील जाएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। 3 कील जाएगी और कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना। 4-5 धीरे धीरे कीलें जाएगी तो फिर उसमें इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। कैसे? अच्छा, कील भी हम ये बोल रहे हैं कहाँ की निकाल रहे हैं, डिपेंड करता है कि कील आप विंडो की, उसकी खिड़की की कील निकाल रहे हैं या आप अंदर एरोप्लेन के अंदर सीट की कील निकाल रहे हैं। अगर सीट की कील निकालते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, विंडो की कील निकालते हैं तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर यदि आप इनके विंग्स की, इसके पंखों की कील निकाल लेते हैं तो इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। आगे, पंखों की कील निकालने से हो सकता पूरा एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हो जाए और गिर जाए। अगर एरोप्लेन क्षतिग्रस्त हुआ और गिरा तो उसमें बैठे जितने भी लोग हैं उन सबकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसा ही हम इकोसिस्टम पर बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? अगर इकोसिस्टम पर ऐसे ही धीरे धीरे एक एक जाति विलुप्त होती जाएगी तो प्रारंभ में एक जाति के विलुप्त होने से कुछ नहीं होगा, दूसरी जाति के विलुप्त होने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इन जातियों का विलुप्त होना बढ़ता जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरी पारितंत्र खत्म हो जाएगा और उसमें रहने वाली सभी जातियां खत्म हो जाएगी। चीजें क्लियर? तो ये किसने बताया था? किसने बताया था? पॉल एहरलिख ने। अच्छा, इन्होंने अब एक चीज और बताई थी। इन्होंने ये बोला था कि भाई कील कहाँ की निकाल रहे हैं? अगर आप विंडो की निकाल रहे हैं तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पंख की निकाल रहे हैं तो फर्क पड़ रहा है। पंख की मतलब जो इसके विंग्स है उसकी निकाल रहे हो तो फर्क पड़ेगा। इसको उन्होंने की स्टोन स्पीसीज बोला था। क्या बोला था? की स्टोन स्पीसीज। ऐसी जातियां जिनका पारितंत्र में, किसी भी पारितंत्र में नंबर कम होता है लेकिन प्रभाव ज्यादा होता है, उनको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। क्या बोलते हैं? की स्टोन स्पीसीज। ऐसी जातियां जिनका पारितंत्र में नंबर कम है, संख्या कम है, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ज्यादा। एक सिंपल सा एग्जांपल है जगुआर का। जगुआर आपने देखा होगा, जगुआर पारितंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट और कीस्टोन स्पीसीज है। बोले क्यों? जगुआर 87 टाइप्स के एनिमल्स को खाता है, 87 प्रकार के एनिमल्स को खाता है वो, और उनको खा के उनके बीच स्पर्धा को कम करता है। अगर यदि किसी भी पारितंत्र से हम जगुआर को हटा देते हैं तो उन 87 स्पीसीज के बीच स्पर्धा बढ़ जाएगी, तो वो कीस्टोन स्पीसीज है। मतलब जो विंग्स है, विंग्स की कील को इन्होंने कीस्टोन स्पीसीज के समान माना है। तो ये रिवर्ट प्रॉपर हाइपोथेसिस दिया था पॉल एहरलिख ने। फिर नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं जैव विविधता की क्षति। भाई पारितंत्र में जो जैव विविधता है उसकी क्षति हुई, उसमें क्या क्या है? 3 प्रकार की क्षति है। प्राकृतिक विलोपन है, नेचुरल एक्सटिंक्शन है जो प्राकृतिक तरीके से हो गए। दूसरा व्यापक विलोपन है, मास एक्सटिंक्शन है। तीसरा है मानव जनित विलोपन है, मतलब मानव निर्मित एंथ्रोपोजेनिक एक्सटिंक्शन है। प्राकृतिक विलोपन है बहुत धीमी प्रक्रिया। देखो प्राकृतिक विलोपन में क्या होता है, एक जाति है, वो जाति है, उसी जाति धीरे धीरे वो खत्म हो जाती है और उसी से एक नई जाति आ जाती है। सिंपल सा एग्जांपल ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें, हमसे पहले क्रोमैग्नॉन थे, लिएंडर थे, होमो हैबिलिस थे, जावा एपमैन थे, ये सब थे।
धीरे धीरे एक के बाद एक विलुप्त होते गए और दूसरे दूसरे आते गए और हम होमो सेपियंस आ गए। मतलब प्राकृतिक विलोपन में एक जाति प्राकृतिक रूप से क्या होती, खत्म हो जाती और वो दूसरी जाति उससे निकलकर आ जाती। मतलब बहुत धीमी प्रक्रिया है, पुरानी जाति नई जाति में प्रतिस्थापित हो जाती है। तो हमसे पहले हमारे पूर्वज थे, उनसे प्रतिस्थापित होकर हम आ गए और हम भी प्रतिस्थापित होकर हमसे नई जाति आ जाएगी। तो ये प्राकृतिक विलोपन है। फिर दूसरा कौन सा, व्यापक विलोपन है। व्यापक मतलब मास, एक साथ होना। मतलब व्यापक के लिए सिंपल सी बात करो, तबाही होना। क्या होना, तबाही होना। तबाही का कारण क्या हो सकता है, तबाही का ज्वालामुखी का फटना, ज्वालामुखी फट सकता है। अत्यधिक वर्षा, कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश आ रही है, पानी पानी हो गया चारों तरफ, फिर क्या, सूखा है, सूखा है, कई सालों से बारिश नहीं हुई है, सूखे के कारण हो सकता है। अच्छा, अभी तक पृथ्वी में 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। कितने हो सकते हैं, 5 बार मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं। पहला मास एक्सटिंक्शन लगभग 250 मिलियन ईयर से एगो हुआ था। उस समय जब हुआ था, पृथ्वी पर जितनी भी जातियां थी उसकी 90% स्पीसीज एक्सटेंट हो गई थी। दूसरे मास एक्सटेंशन में डायनासोर एक्सटेंट हो गए। हालांकि डायनासोर के एक्सटेंशन के बारे में पता नहीं कि उनका कॉज क्या था, लेकिन वो सेकंड, उसमें ऐसा माना जाता है कि कॉन्टिनेंटल महाद्वीप की शिफ्टिंग के कारण वो एक्सटेंट हो गए थे। मतलब अभी तक पृथ्वी पर टोटल कितने हो चुके, 5 मास एक्सटेंशन हो चुके। मतलब पृथ्वी ने अभी तक 5 बार तबाही को देख चुकी है। आ गया, अब होने वाली कौन सी है, छठवीं है। और छठवीं मास एक्सटेंशन के पीछे हाथ किसका होगा, आपका मेरा हम सबका रहेगा। मतलब छठवें मास एक्सटेंशन के लिए कौन जिम्मेदार है, आप, मैं और हम सब जिम्मेदार हैं। चीजें क्लियर है। तो हम यहाँ पर बात करें व्यापक विलोपन की बात करें। व्यापक विलोपन के बाद क्या था, मानव जनित। मानव जनित, इसका कारण क्या है, शिकार, मार के खाना, है ना, मांसाहारी लोग, है ना। फिर क्या बात, आवास क्षति, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ों को काटते जा रहे हैं, आवास क्षति, और इस कारण से अत्यधिक दोहन, बहुत ज्यादा दोहन हो रहा है। फिर इसके बाद में क्या, प्रदूषण। मतलब क्या क्या कारण हो सकता है मानव जनित एक्सटिंक्शन का, क्या क्या हो सकता है, शिकार है, आवास क्षति है, अत्यधिक दोहन, और क्या है, प्रदूषण है। इस कारण से क्या हो रहा है, विलोपन हो रहा है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल देखें, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड है। ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड है, समुद्र में एक स्थान है, टापू है, जिसका नाम क्या, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइसलैंड। मानव रहने लगा, मानव ने क्या किया, अपने बंगले बना लिए वहां पर, बंगलो बना के रहने लग गया। अब मानव के वहां बंगलो बना के रहने से वहां पर रहने वाले जो पक्षी थे उनकी 2000 से अधिक जातियां एक्सटेंट हो गई। कितनी जातियां एक्सटेंट हो गई, 2000 से अधिक जातियां एक्सटेंट हो गई। ये मानव जनित एक्सटिंक्शन है। फिर हम बात करते हैं छठवां, अभी तक 5 हो चुके हैं, छठवां व्यापक एक्सटिंक्शन होगा, उसका, उसमें किसका हाथ होगा, आपका मेरा हम सबका। फिर हम बात क्या करें, अच्छा, प्राकृतिक विलोपन। प्राकृतिक विलोपन और मानव जनित विलोपन में अंतर कुछ नहीं है, केवल अंतर है दर का। ये बहुत धीमी प्रक्रिया है, ये बहुत फास्ट प्रक्रिया। कौन सा, मानव जनित। हमको जल्दी तो हर जगह रहती है, हर जगह हर काम में हमें जल्दी रहती है। आ गया, तो ये फास्ट है। कौन सा, मानव जनित। कौन सा स्लो है, प्राकृतिक विलोपन, बहुत धीमा है। और इस प्राकृतिक विलोपन से मानव जनित विलोपन की जो दर है 100 से 1000 गुना ज्यादा। कितना है, 100 से 1000 गुना ज्यादा। मतलब अगर कोई जाति है, अगर वो 1 साल में खत्म होती है, 1 साल में खत्म होकर उससे नई जाति निकलती है, तो उसको हम उसको बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। आ गया था समझ में, चीजें क्लियर है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि 1000 साल में कोई जाति एक्सटेंड हो रही है, तो उसको 100 साल में ही हम खा पी के खत्म कर देंगे। चीजें क्लियर है, ये दर का अंतर है, ये दर का अंतर है। तो यहाँ पर 3 टाइप के विलोपन्स हो गए। फिर हम बात करते हैं IUCN 2004, IUCN 2004 की बात कर रहे हैं। भाई क्या, कौन कौन सी जातियां विलुप्त हुई है, क्या हुआ है, तो हमने 3-4 चीजों में इसको अरेंज किया है। पिछले 500 साल में देख रहे हैं, पिछले 20 वर्षों में देख रहे हैं, अभी देखेंगे, है ना, अभी अभी देखेंगे, और वर्तमान में देखेंगे। तो पिछले 500 सालों की बात करें, IUCN ने कहा है, IUCN ने क्या बोला है, 2004 में एक लिस्ट दी थी। IUCN ने कहा है कि 784 स्पीसीज एक्सटेंट हो गई है। कितनी, 784 स्पीसीज पिछले 500 वर्षों में खत्म हो गई है। मतलब उनका आखिरी मेंबर भी पृथ्वी से गायब हो गया, एक भी उनका जीवित सदस्य पृथ्वी पर नहीं है। अच्छा, उसमें से अकशेरुकों की 359, कितनी है, 359 अकशेरुक है, 338 किसकी है, कशेरुकों की है, और पादपों की कितनी, 87 स्पीसीज पादपों की। ये कब हुई है, पिछले 500 सालों में। फिर हम बात करते हैं लास्ट 20 ईयर्स में, अभी से क्या बात कर रहे हैं, पिछले 20 वर्षों की बात कर रहे हैं।
पिछले 20 वर्षों की बात करें तो 27 जातियां विलुप्त हो गई है। 27 स्पीसीज क्या हो गई, इसमें विलुप्त हो गई। अच्छा, अब ये जो स्पीसीज विलुप्त हुई है तो हमें हर साल इनका डेटा आता है, डेटा मिलता है कि कहाँ हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या ज्यादा है, कैसा हो रहा है, क्या चीजें हो रही है। तो इन डेटा का जब हमने एनालिसिस किया, बहुत सावधानी पूर्वक जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरे विश्व में 15,500 जातियां ऐसी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। कहां पर है? जो विलुप्त होने की कगार पर है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भारत में 650 से अधिक, 6,500 से अधिक जातियां ऐसी है जो विलुप्त होने की कगार पर है। भारत का नाम हर जगह आता है, अच्छा काम हो तो भी और ऐसा काम हो तो भी। चीजें क्लियर है? तो यहां पर भारत में कितनी है? 6,050 से अधिक, और पूरे विश्व में कितनी है? 15,500 से अधिक। दूसरी बात कर रहे हैं, अच्छा, उन डेटा से एक चीज और पता लगी, उन डेटा से एक चीज पता लगी है कि अभी तक लुप्त प्राय, विलुप्त हुई जातियों में सबसे ज्यादा कौन है? उभयचर है। उभयचर सबसे ज्यादा है। उभयचर उनके नाम में लिखा है। कहाँ रहते हैं? पानी पर भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। भाई ऐसा क्यों? उभयचर ही सबसे ज्यादा क्यों विलुप्त हुए? उसका कारण है, क्या कारण है? अगर कहीं पर प्रदूषण हो रहा है तो प्रदूषण अगर पानी में हो रहा है तो वो पानी में जाएंगे, तो उसमें उनको दिक्कत होगी। अगर प्रदूषण लैंड पर हो रहा तो लैंड पर जाएंगे, उधर दिक्कत होगी। मतलब ये है कि उभयचरों को 200% तक खतरा है। पानी में रह रहा है तो भी खतरा है, पानी से लैंड पर आया तो भी खतरा है। मतलब उनके ऊपर खतरा कितना है? 200 टाइम्स, 200% खतरा है। इसलिए ये जातियां ज्यादा क्या हुई है? अधिक अधिक विलुप्त प्रजातियों में है। फिर हम बात करें अभी अभी क्या हुआ। अभी रिसेंटली जो जातियां एक्सटिंक्ट हुई है, डोडो है। डोडो एक पक्षी है, न उड़ सकने वाला पक्षी है। कहां से हुआ है? मॉरिशस से हुआ है। क्वागा है, दक्षिण अफ्रीका से एक्सटेंट हुआ है। कौन है? क्वागा। थैलेसीन है जो ऑस्ट्रेलिया से हुआ है। स्टीलर सी काऊ समुद्री गाय है जो कहां से हुई है? रशिया से हुई है। फिर ये बाघ की 3 जातियां, बाघ की 3 उपजातियां हैं। कितनी जातियां? 3 उपजातियां जो एशिया से हुई है, एशिया महाद्वीप से। एशिया महाद्वीप में बात करें, बाली, ये जो है 3 जातियों की बात करें, बाली, जावा और कैस्पियन। कौन कौन सी है? बाली, जावा और कैस्पियन। अगर यदि हम यहीं पर बात करते हैं, क्या बोल रहे हैं एक बार फिर मैं बता रहा हूं, डोडो कहां से? मॉरिशस से। क्वागा दक्षिण अफ्रीका से। थैलेसीन ऑस्ट्रेलिया से। स्टीलर्स समुद्री गाय कहां से? रशिया से। बाघ की 3 जातियां हैं, उपजातियां कौन सी? बाली, जवान और कैस्पियन। कहां से हुई है? एशिया से विलुप्त हुई है। तो ये हमने देख लिया पिछले 500 वर्षों में, 20 वर्षों में और अभी अभी। अब हम बात करें वर्तमान की, कि वर्तमान में क्या स्थिति है। वर्तमान की स्थिति की बात करें तो 12% पक्षियों की जातियां, पक्षियों कितनी जातियां? 12% है। 23% सभी स्तनधारियों की जातियां, 32% सभी उभयचरों की जातियां और 31% सभी अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म की जातियां। ये जो जातियां हैं विलुप्त होने की कगार पर है। पूरे विश्व में इनको खतरा है, ये विलुप्त होने की कगार पर हैं। ये अभी वर्तमान का सिनेरियो है। फिर हम बात करते हैं क्षेत्र की जाति विविधता की हानि से। हानि से बात करें कि भाई क्षेत्र में अगर जाति विविधता की हानि होती है तो उस हानि से क्या होता? पादप उत्पादकता घटती है। बिल्कुल सही है। अगर यदि कोई एरिया है, बड़े बड़े आप पेड़ काट दोगे, पेड़ कट रहे हैं तो फोटोसिंथेटिक एरिया कम हो जाएगा, प्लांट कम, फोटोसिंथेसिस करने वाले कम, फोटोसिंथेसिस करने वाले कम, तो उत्पादकता कम। पर्यावरण समस्याएं पैदा हो जाती है। क्या क्या है? सूखा आदि के प्रति प्रतिरोधकता कम हो जाती है। बिल्कुल सही है। हमने आपने पहले भी सुना होगा कि जहां पेड़ ज्यादा होते हैं वो बारिश को अट्रैक्ट करते हैं, उससे बारिश आकर्षित होती है, वहां वर्षा ज्यादा होती है। लेकिन जब पेड़ कटते हैं, पेड़ों के कटने से आ गया मौसम जो है, जो वर्षा है, वर्षा के चक्र में चेंज आता है। कहीं पर बहुत ज्यादा बारिश होती है और कहीं पर सूखा पड़ जाता है, तो ये चेंज होता है। फिर हम बात करें पारितंत्र क्रियाएं, जैसे पादप उत्पादकता, जल उपयोग, पीड़क तथा रोग चक्र में परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है। इन सब में क्या होती है? परिवर्तनशीलता बढ़ जाती है, चीजें चेंज हो जाती है। चीजें क्लियर है? फिर हम इसके बाद बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करें जैव विविधता की क्षति के कारण। जैव विविधता जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है उसके कारण क्या? उसके 4 कारण है। पहला आवास क्षति तथा विखंडन, दूसरा अतिदोहन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, तीसरा विदेशी जातियों का आक्रमण और चौथा सविलुप्तता। क्या है? सविलुप्तता। इन चारों को बोलते हैं इविल क्वार्टेट। इविल क्वार्टेट मतलब 4, इविल मतलब बुराइयां। चारों बुराइयां हैं जो किसके लिए है? जैव विविधता की क्षति का कारण बनी है ना। अब इन चारों में से अगर आपसे पूछे
कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, आवास क्षति तथा विखंडन। सबसे मेन कारण क्या है, आवास क्षति तथा विखंडन। ओबवियस सी बात है यार, अगर यदि आपको अपने बंगलों से बाहर निकाल के भगा दिया जाए और आपको बोले कि आप जिंदगी भर रोड पे रहो, जंगल में रहो, तो आप कैसे रह पाओगे। तो ऐसा ही इनके साथ भी है ना। तो सबसे तो आवास तथा विखंडन यह सबसे प्रमुख कारण है। कैसा कारण है, सबसे प्रमुख कारण। अच्छा, सबसे ज्यादा क्षति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में हुई है। क्यों वर्षा वनों में हुई है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में वन ज्यादा है, वनों को काट रहा है, हजारों हेक्टेयर वन कट रहे हैं। तो इन वन काट रहे हैं तो उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है। हैबिटेट लॉस होने से उनको रहने के लिए स्थान नहीं है, भोजन नहीं है, इसलिए हो रहा। एक समय था जब पृथ्वी के 14% क्षेत्र में 14% क्षेत्र में वर्षा वन थे, लेकिन अब 6% से ज्यादा नहीं। इतने काट डाले हमने, काम ही है सुबह से उठे पेड़ों काटो, 6% से ज्यादा नहीं है। अच्छा, एक और क्या, इस चैप्टर को आप जब पढ़ना स्टार्ट करोगे, इस वन शॉट को जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और पढ़ के खत्म करोगे, वन शॉट जब तक खत्म होगा तब तक पूरे विश्व में हजारों हेक्टेयर के वन खत्म हो जाएंगे। हजारों हेक्टेयर के वन खत्म हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे। चीजें क्लियर। फिर हम देख रहे हैं इसके बाद में तीसरा इसका कारण है अमेजन वर्षावन। किसकी बात करें, अमेजन वर्षावन की, जिसको पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं। अमेजन वर्षावन सबसे बड़ा, बहुत बड़ा एरिया है। और फेफड़ा इसलिए बोलते क्योंकि ये पूरे विश्व का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। कितनी करते हैं, 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, इन अमेजन वर्षा वनों को भी काटा जा रहा है। किस लिए, सोयाबीन की खेती के लिए और चारागाह के लिए। किसके लिए, सोयाबीन की खेती के लिए। क्यों, पूरे पेड़ों को काटते हैं, काटने के बाद उस जमीन को पूरा लेबल करते हैं। पूरा लेबल करने के बाद उसमें या तो हम सोयाबीन की खेती करेंगे, या सोयाबीन की खेती नहीं करते हैं तो इन चारों पूरे एरिया में बाउंड्री वॉल बना देते हैं। और बाउंड्री वॉल बनाने के बाद वहां पर पिग फार्मिंग, सुअरों को पालते हैं, या काऊ फार्मिंग, काऊ को पालते हैं। उसके लिए इसको काटा जा रहा है। अगला कारण क्या, प्रदूषण। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, प्रदूषण भी कारण है, आवास क्षति। अच्छा, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, तो सब आवाज क्षति हो गई किस किस से, ये वर्षा वन कटे हैं उससे हो गया, हजारों वन कट रहा है उससे हो रहा है, ये भी वन कट रहा है इससे हो रहा है, प्रदूषण से भी आवाज क्षति हो रही है। हो रहा विखंडन। विखंडन की बात करें तो कैसे है, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, ये बहुत बड़ा एरिया है, एक जंगल का एरिया, बहुत बड़ा एरिया और घना जंगल है। यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज रहती है, लेकिन गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट ले आई है और यहाँ पर इनको फैक्ट्री लगानी है। तो इस जंगल में क्या करें, फैक्ट्री लगा रहे हैं। यहाँ पर ये फैक्ट्री लगा रहे हैं तो यहाँ के पेड़ कटेंगे और यहाँ क्या लग गई है, फैक्ट्री लगी। अब ये फैक्ट्री यहाँ पर लगी है तो यहाँ पर रहने वाले लोग भी रहेंगे, रहने वाले लोग हैं तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, रहने वाले लोगों के लिए बना दिया। यहाँ पर जो सर्वेंट क्वार्टर्स है, जो भी इसके ऑफिसर्स है, जो भी ये सब चीजें यहाँ पर रहेगी। रहने के बाद में अब देखिए इसमें कच्चा माल है, कच्चा माल इधर कहीं से आता है, यहाँ से इसका रॉ मटेरियल आता है, तो रॉ मटेरियल के लिए यहाँ पे चीजें हो गई है। यहाँ के रहने वाले, इनको रहने के लिए यहाँ पर कर दिया। अब इन सबको कनेक्ट करना है आपस में, तो यहाँ से कनेक्ट कर दिया, यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ऐसे हमने सब जगह कनेक्ट कर दिए हैं, इस टाइप से कनेक्ट कर दिए। मतलब हमने क्या किया, इसमें बहुत सारे जो पेड़ थे, सारे पेड़ों को हम काटते गए, सब पेड़ों को हम क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। काटने के बाद हमने यहाँ पर फैक्ट्री को प्लान कर दिया, ये फैक्ट्री प्लान हो गई है। चीजें क्लियर है, चीजें क्लियर है। मतलब यहां से अब इस पूरे जंगल को हमने छोटे छोटे, एक फ्रेगमेंट ये हो गया इतना, एक फ्रेगमेंट ये है, एक फ्रेगमेंट इधर, इधर इन फ्रेगमेंट में तोड़ दिया। अब इससे नुकसान क्या होगा, नुकसान क्या होगा, ये पक्षी है या स्तनधारी है, इनको क्या होता है, माइग्रेशन की हैबिट होती है, प्रवासन की, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर यदि मैं यहां पर बात करूं, एलिफेंट है, यहां से एलिफेंट प्रवास करना चाह रहे हैं, वो यहां से प्रवास करने जाएंगे तो प्रवासन पर इधर आएंगे, बीच में ये आ गया, माइग्रेट उनका डाइवर्ट हो गया। अब यहां से कहां प्रवास कर पाएंगे, अच्छा चलो यहां से भी पार कर लिया, इधर आ गए, यहाँ दिक्कत आ गई, यहां से यहाँ दिक्कत आ गई, यहाँ फिर यहाँ से फिर ये दिक्कत आ गई। मतलब ये माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे, और माइग्रेशन नहीं कर पाएंगे, इससे इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जा रही। तो दो कारण है, आवास क्षति तथा विखंडन। तो ये दो कारणों के कारण से होता है। फिर हम इसके बाद सेकंड कारण अतिदोहन, क्या देख रहे हैं इसके अंदर, अतिदोहन देख रहे हैं, है ना। अतिदोहन हमने यहां पर देख लिया था, है ना। सेकंड हमारा अतिदोहन है। अतिदोहन की बात करें, अति आवश्यकता, जब आवश्यकता लालच में परिवर्तित होती है, क्या बोल रहे हैं, देखो अगर आपको नीड है तो आप नीड के लिए ले लो,
लेकिन अगर नीड को आप अपनी आवश्यकता को लालच में बदल दोगे तो अति दोहन होगा। क्यों? जैसे अगर हमको जंगल से जलाऊ लकड़ी चाहिए, जलाऊ लकड़ी ले आओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर हम उस जलाऊ लकड़ी के अलावा जंगल को काट कर बंगलो बनाने के लिए लकड़ियों का व्यापार कर रहे, उनको बेच रहे, तो ये अत्यधिक दोहन होता है। इस अत्यधिक दोहन, तो जब आवश्यकता लालच में परिवर्तित होती है तभी अत्यधिक अति दोहन होता है। क्या होता है? अति दोहन होता है। मानव अति दोहन, मानव के अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में किसी भी चीज में, मानव के अति दोहन से पिछले 500 वर्षों में स्टील और सीकाऊ जो रशिया से विलुप्त हुई है, इतना शिकार किया, इतना शिकार किया कि शिकार कर करके खत्म कर दिया, लास्ट मेंबर को भी नहीं बचने दिया, उसको मार के खा गए हम, इतना। फिर हम क्या बोलते हैं? पैसेंजर पिजन, आपने सुना होगा या मूवियों में देखा होगा, कबूतर जा, है ना, ये वही कबूतर है जो चिट्ठी लेके गया, और जिसके यहाँ चिट्ठी लेके गया, चिट्ठी तो ले ली और उसको भी खत्म कर दिया। मतलब ये पैसेंजर पिजन भी अति दोहन से, मानव के अति दोहन से खत्म हो गया। आजकल समुद्री मछलियों का सबसे ज्यादा अति दोहन हो रहा। वर्तमान में अगर हम बात करें तो समुद्री मछलियों को सबसे ज्यादा खाया जा रहा। आपने सुना होगा फिनशिप का, फिन सूप, समुद्री मछलियों को पकड़ते हैं, उनका सूप, उनके फिन को काटते हैं, उनका सूप बनाते हैं, जैसे टमाटो सूप आप पीते हैं, ऐसे फिन सूप है। फिन सूप में इनका है, सी फूड में बहुत सारी, तो ये समुद्री मछलियों को इसलिए इनका दोहन हो रहा है पूरे विश्व में। ये दूसरा कारण हो गया। तीसरा कारण क्या? विदेशी जातियों का आक्रमण, विदेशी जातियों का आक्रमण है। अब इसमें बात करें, पहला एग्जाम्पल बात करते हैं, पूर्वी अफ्रीका की बात करें। पूर्वी अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील है। इस विक्टोरिया झील में बड़ी बड़ी प्रेडेटर, परभक्षी पक्षी जो मछली, उसका प्रवेश कराया था, जिसका नाम है नाइल पर्च। इसमें किसका प्रवेश करा दिया था? नाइल पर्च का प्रवेश करा दिया। नाइल पर्च बड़ी ये प्रेडेटर पक्षी, प्रेडेटर मछली है, परभक्षी है। इनने क्या किया? छोटी छोटी जो वहां पर रहने वाली, कौन सी? सिचलिड फिश थी, सिचलिड मछलियां थी। कौन सी मछलियां? सिचलिड मछलियां। इन सिचलिड मछलियों को इतना खाया कि 200 से अधिक सिचलिड मछलियों की जातियां विलुप्त हो गई। कितनी? 200 से अधिक सिचलिड मछलियों की जातियां विलुप्त हो गई। ये विदेशी जाति आ गई थी, इसने इसको खत्म कर दिया। फिर हम बात करते हैं भारत में। भारत में अगर बात करें, लेंटाना एक झाड़ी है। गाजर घास आपने देखा ही होगा, गाजर घास सब जगह, आप कहीं पर भी जाओ आपको गाजर घास मिल जाएगी। तो दूसरा, पहला लेंटाना, दूसरा गाजर घास, और तीसरा हाइसिंथ। हाइसिंथ जिसको, जिसकी पत्तियां सुंदर होती है, जिसका पुष्प सुंदर होता है, जिसको विदेशों से लाए हैं और बंगाल में हम लगाते हैं, ये वाटर हाइसिंथ है। तो हाइसिंथ, गाजर घास और लेंटाना, ये सब खरपतवार है, खरपतवार जातियां हैं। ये क्या कर रही है? भारत के जो वातावरण है, भारत का जो पर्यावरण है, इसको नुकसान पहुंचा रही है, इसको क्षति कर रही है। फिर तीसरा एग्जाम्पल है, ये भी विदेशी जातियों का, भारत का ही है। क्या बोल रहे हैं? भारत, अफ्रीकन कैटफिश है, अफ्रीका की कैटफिश है, जिसका नाम क्या है? क्लैरियस गैरीपाइनस। मछली का नाम क्या है? क्लैरियस गैरीपाइनस। इसको अफ्रीका से ले आए, कहाँ? भारत में ले आए। भारत में, भारत की नदियों में, ये इंडियन रिवर है, इंडियन रिवर में, भारत की नदियों में इसको छोड़ दिया। किसको? अफ्रीकन कैटफिश को। जब अफ्रीकन कैटफिश को भारत की नदियों में छोड़ा तो हमारी नदियों में रहने वाली इंडियन कैटफिश, उसको खतरा होने लग गया। किसको खतरा होने लग गया? इंडियन कैटफिश को खतरा होने लग गया। तो ये हमारे 3 एग्जाम्पल से, पहला नाइल पर्च का है, लैग विक्टोरिया, जिससे 200 से अधिक सिचलिड फिश की जाति एक्सटेंट हो गई। दूसरा एग्जाम्पल लेंटाना, गाजर घास और हाइसिंथ, जो हमारे वातावरण को क्या कर रही है? पर्यावरण को क्षति पहुंचा रही है। तीसरा एग्जाम्पल किसका? अफ्रीकन कैटफिश का, जिससे इंडियन कैटफिश को खतरा हो गया। तो ये विदेशी जातियों का आक्रमण है। पहला हो गया है, दूसरा है, तीसरा हो गया, और हम लास्ट चौथा देख रहे हैं, कौन सा? सहविलुप्तीकरण। देखो, सहविलुप्तीकरण की बात करें तो इसमें ये जो 2 जातियां हैं, 2 जातियां एक दूसरे के साथ साथ रहती, मतलब इनका जन्मों का संबंध होता है, 7 जन्मों का संबंध होता है, और इनको जुदा नहीं कर सकते। अगर यदि एक को आपने मार दोगे तो उस पर आश्रित, उसके साथ रहने वाली जो दूसरी जाति है वो भी खत्म हो जाएगी। देख लेते हैं, एक जाति के विलुप्त होने पर उस पर आश्रित अन्य जाति भी विलुप्त हो जाती है। जो अन्य जाति, वो भी क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। पोषक मछली विलुप्त होने पर विशिष्ट परजीवी विलुप्त हो जाएगा। कैसे? ये एक मछली, ये एक फिश है, ये एक फिश है। इस फिश पर, इस मछली पर अगर कोई दूसरी जाति है जो रह रही है पोषक के रूप में इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर क्या रह रही है? पोषक के रूप में रह रही है। यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं
है ना। तो इसके ऊपर क्या है, कोई दूसरी फिश है जो रह रही है। चीजें क्लियर है। तो ये अगर यदि एक्सटेंट हो जाएगी तो इस पर रहने वाली दूसरी है, ये भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं किसकी, सहविकसित पादप परागण की। सहविकसित आपने देखा होगा युक्का पादप और युक्का मौत। युक्का पादप में युक्का कीट के द्वारा ही परागण होता है। अगर युक्का कीट खत्म हो जाएगा तो युक्का पादप भी खत्म हो जाएगा। तो पादप परागण कारक, सिंपल सी बात है, अगर परागण कारक खत्म हो जाएगा तो जिन प्लांट में परागण होता है उनमें कोई परागण नहीं करेगा, परागण नहीं करेगा तो उनकी जाति भी आगे नहीं बढ़ेगी। तो 4 कारण हमने देखे हैं जैव विविधता की हानि के लिए। 4 कारण, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आवास, क्षति तथा विखंडन, है ना। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण। हाँ, जैव विविधता को संरक्षित क्यों करना है, काय के लिए हम इसको संरक्षित कर रहे हैं। तो इसको संरक्षित करने के 3 कारण है। कितने कारण है, 3 कारण है। पहला नैरो यूटिलेरियंस रीजन, संकीर्ण उपयोग। दूसरा व्यापक रीजन, ब्रॉड यूटिलेरियन रीजन। तीसरा है नैतिक कारण, इथिकल रीजन। 3 रीजन है। कौन कौन से, पहला कौन सा है, संकीर्ण, दूसरा व्यापक, तीसरा नैतिक। संकीर्ण की बात करें, प्रत्यक्ष है, आर्थिक लाभ है। देखो यार, सिंपल सी बात है, जहां पैसे की बात होगी, जिससे पैसा मिले, वो कौन सा आ जाएगा, संकीर्ण है। छोटी सोच है, पैसे की बात करते हैं तो ये प्रत्यक्ष लाभ, जिससे पैसा, आर्थिक, जिससे पैसा मिले, है ना। व्यापक है, जिससे पैसा ना मिले, पैसा नहीं मिलेगा। नैतिक को हम बाद में देखेंगे। अच्छा, अब हम बात करें प्रत्यक्ष लाभ जिससे मिल रहा है। हमें पेड़ों से क्या क्या मिलता है, भोजन, अनाज, दालें, फल, भोजन के रूप में अनाज है, दालें, फल है, सब्जियां, ये जलाऊ लकड़ी मिलती है, रेसे, रेसे मिलते हैं, इमारती लकड़ी, बंगलो बनाने के लिए, हम गेट बनाना है, दरवाजे बनाना है, ये सब। औद्योगिक उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद में क्या क्या, रेजिन, टैनिन, इत्र, रंजक, स्नेहक, ये सब हमें इससे मिलता है, जंगलों से मिलता है। फिर औषधि पाद, औषधि उत्पाद, बाजार में, बाजार में जितनी भी दवाइयां बिक रही है, जो मिल रही है, जो आप मेडिकल से लेके आते हो, उसमें 25% से अधिक दवाइयां प्लांट से मिलती है। प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और उससे दवाइयां बनाते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, विश्व में पारंपरिक जो दवाइयां हैं, जड़ी बूटियां जो है, जो पारंपरिक मेडिसिन है, या उनसे जो हम इलाज कर रहे हैं, उसमें बात करें तो 25,000 से अधिक जातियों का उपयोग करते हैं। कितनी जातियों का, 25,000 से अधिक जातियों का, है ना। फिर जैव अन्वेषण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और एक नया नया वो है, एक रिसर्च का एक नया एरिया है। क्या है कि भाई जो संसाधन है या जो स्रोत है, उन स्रोतों का पता लगाओ, पता लगाओ, उसका पता लगाना और उनसे नए उत्पाद बनाना, वो नए उत्पाद बनाकर उनका व्यवसायीकरण करना। जैसे बात करें थर्मस इक्वेटिकस, एक जीवाणु थर्मस इक्वेटिकस, उससे हम क्या ऑब्टेन करते हैं, टैग पॉलीमरेज एक एंजाइम ऑब्टेन करते हैं और इसको हम फिर पीसीआर में यूज करते हैं। काय में उपयोग करते हैं, पीसीआर में। तो इसका उपयोग, जैव अन्वेषण का उपयोग हम कृषि में और कृषि के अलावा भी फार्मेसी में, बहुत सारी जगह हम इसका उपयोग करते हैं, है ना। तो हम यहाँ पर बात करें, अब देखो इसको याद रखने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है, जो भी चीज इससे मिल रही है, अगर वो हमारे हाथ में आए, हमारे हाथ में आए और उसको हम बेचें या करें और उससे हमें पैसा मिले, तो वो संकीर्ण उपयोग में आ जाए। जो हमारे, इतना से याद रखो, जो हमारे हाथ में आए, भोजन, अनाज, दालें हाथ में आती, लकड़ी हाथ में, रेशा हाथ में, इमारती सामान है ना, औद्योगिक उत्पाद, रेजिन, टैनिन, ये सब हाथ में है ना। औद्योगिक उत्पाद, दवाइयाँ हाथ में आ सकती है। 25,000 से अधिक जातियां जिनका उपयोग करते हैं वो भी है। जीवाणु से जो भी चीजें हैं, ये सब, मतलब जो जिससे हमें पैसा मिले, वो सब काय में आएंगे, आर्थिक उपयोग वाले, प्रत्यक्ष में आएंगे, संकीर्ण वाले आ गए। फिर अगर हम बात करते हैं किसकी, व्यापक उपयोग, भी देखो इसमें हमें कुछ मिलेगा नहीं, कुछ हमारे हाथ में नहीं आएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं, पारितंत्र सेवाएं, अप्रत्यक्ष लाभ है, इसी में पारितंत्र सेवाएं आते हैं। अमेजन वर्षा वन है, हमारे हाथ में आती है क्या, नहीं। 20% ऑक्सीजन उत्पादन करता है पूरे विश्व का। फिर परागण हमारे हाथ में नहीं है ना। फिर जलवायु और तथा पीड़क नियंत्रण, जलवायु पीड़क नियंत्रण करते हैं। मृदा अपरदन को रोकना, मृदा अपरदन को रोकते हैं। पोषक चक्रण, न्यूट्रिएंट साइकिलिंग, ये सब कैसे हैं, व्यापक हैं, जो हमारे हाथ में नहीं आते हैं, जिससे ना हमें पैसा मिलता है ना। फिर हम बात करते हैं अब एक और, इसमें अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ। अप्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ क्या, वनों में घूमना, वनों में घूमना, जंगल सवारी के लिए जाते हैं, या फिर आपने देखा होगा मूवियों में जो भी गाने होते हैं, उनके पीछे का सीन पूरा किसका होता है, जंगल का ही होता है। तो ये भी उससे हमें सौंदर्य मिल रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। फिर वसंत ऋतु में फूलों का खिलना, वसंत ऋतु में फूल खिलते हैं, हमें अच्छे दिखते हैं,
सीनरी में, सब जगह हम उन फूलों की फोटो लगाते हैं, है ना। फिर हम बात करते हैं फेसबुक पे भी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं, है ना। फिर और प्रातः बुलबुल के गीतों की आवाज, सुबह सुबह क्या है, बुलबुल के गीतों की जो आवाज है, हालांकि वो तो हमने सुनी नहीं है क्योंकि हम सो के 9 बजे उठते हैं, आजकल न्यू जनरेशन है 9-10 बजे सो के उठती है ना। तो हम ये क्या, प्रातः बुलबुल के गानों की जो आवाज है, गीतों की जो आवाज है, वो भी हमें आकर्षित करती है। तो ये सब काय के अंदर आ जाएंगे, ये व्यापक उपयोग में आ जाएंगे। मतलब व्यापक उपयोग, ध्यान रखना अपने माइंड में एक चीज हमेशा याद रखना कि जो चीज हमारे हाथ में ना आए या जिससे हमें पैसा ना मिले, हमारे हाथ में ना आए, है ना, वो क्या व्यापक में आ जाएगा। अच्छा, फिर बात करते हैं नैतिक कारण, इथिकल कारण। देखो है, नैतिक कारण की अगर बात करूं तो इस पृथ्वी पर कोई भी जाति हो, कोई सी भी जाति है, वो जाति चाहे हमारे लिए महत्वपूर्ण हो ना हो या उससे हमें कोई लाभ हो ना हो, लेकिन वो पारितंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितना जीने का अधिकार आपका है उतना ही उस जाति का भी है। ऐसा नहीं कि यार हमने ये रजिस्ट्री करके मकान बना लिया तो इस मकान पे केवल हमारा अधिकार है, नहीं, इस आपके मकान में रहने वाली छिपकली उसका भी अधिकार है, कॉकरोच उसका भी अधिकार है और चींटी है उसको भी रहने का अधिकार है, क्योंकि ये अर्थ उनके लिए भी है जितनी आपके लिए, है ना। तो हम ये बोल रहे हैं नैतिक कारण, ये जो जैविक धरोहर है, इस जैविक धरोहर को हमें सजा के रखना है हमारी आने वाली जनरेशन के लिए, क्योंकि अगर यदि आप इसको सजा के नहीं रखोगे तो हमारी आने वाली जनरेशन केवल इसको डिस्कवरी पर ही देख पाएगी, एक्चुअल में नहीं देख पाएगी। अभी तो हम जू में देख लेते हैं, जंगल में तो बचे नहीं, जितने जंगल में थे उनको जू में ले आए, है ना। और अब जू में से भी खत्म हो जाएंगे तो केवल हम डिस्कवरी पर ही देख पाएंगे। चीजें क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं नैतिक एक हमारा एक सामाजिक एक दायित्व है कि ये जो प्रकृति है इसको हमें बचाना है, इसमें रहने वाले जितने भी जीव हैं उनको हमें बचाना है। चीजें क्लियर है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये पूरा इनके उपयोग हो गए। फिर इसके बाद में संरक्षण के कारण हो गए, हम देख रहे हैं जैव विविधता संरक्षण। अब इनको संरक्षण हम कैसे करें। संरक्षण में दो चीजें, स्वस्थानीय संरक्षण और बहिस्थानीय संरक्षण। देखो इसके नाम में लिखा स्वस्थान, जहां पर वो पैदा हुआ है, जहां पर पला है, बड़ा हुआ है, वहां उसको खतरा है और वहीं उसको सुरक्षा देना है, तो उसको स्वस्थान है। लेकिन अब अगर यदि वहां खतरा है और वहां से उठा के कहीं दूसरी जगह ले गए तो उसको वहां सुरक्षित कर दिया, तो बहिस्थानीय संरक्षण है। तो दो चीजें हैं, स्वस्थानीय संरक्षण और एक कौन सा है, बहिस्थानीय संरक्षण। देखो अब ये कब करते हैं, अगर यदि कोई जाति है और उसको खतरा बहुत ज्यादा है, जंगल में है, ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का जंगल है, इस जंगल में इसको खतरा है, अब इसको सुरक्षा देना है, इसको अभी सुरक्षा चाहिए। अब अभी सुरक्षा के लिए आप यहाँ क्या करोगे, जालियां लगा दोगे। 5000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में जालियां लगाना तो संभव नहीं है। फिर क्या करोगे, फिर क्या करोगे, सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे पांचों सब जगह, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो अभी इनको सुरक्षा देना, तो अभी आप क्या करोगे, इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए आप जितने भी यहाँ पर जो एनिमल है जिनको सुरक्षा देना है उनको यहाँ से पकड़ोगे और ले जाके बहिस्थानीय संरक्षण कर दोगे। जंतु वनस्पति उद्यान में या जंतु उद्यान में उनको ले जाके संरक्षित कर दोगे। वहां अभी इमीडिएट प्रोटेक्शन के लिए वहां ले गए, वहां ले जाने के बाद इसके लिए आप नियम कानून बना दोगे। अब जो भी आपको बनाना है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सफारी है, जो भी आप नियम कानून बना के फिर इसको पूरा प्रोटेक्ट करोगे, फिर यहाँ से वापस निकाला और ले जाके उनको वापस उस स्थान पर छोड़ दिया। मतलब ये है, अगर किसी जाति को खतरा ज्यादा है, उसको तुरंत सुरक्षा देना है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, वही स्थान सुरक्षित कर देते हैं। चीजें क्लियर है। तो स्वस्थानीय संरक्षण है, जहां पर रह रही वहीं पर संरक्षित करना। उसमें बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट आता है और संरक्षित क्षेत्र आते हैं, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इसमें बात करें, अब इस हॉटस्पॉट को बनाने का क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया उसके अंदर देखते हैं। तो पहली चीज तो हमें पता, जैव विविधता पढ़ रहे हैं, मतलब वहां जाति विविधता ज्यादा होनी चाहिए, जातियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। तो पहला, जाति समृद्धि ज्यादा है, जाति विविध, क्योंकि जहां विविधता ज्यादा होगी खतरा भी वही ज्यादा होगा, तो विविधता भी ज्यादा होनी चाहिए और खतरा भी ज्यादा होना चाहिए। तो पहला, जाति विविधता ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, उनको संकट, उनको आवास क्षति, खतरा भी ज्यादा होना चाहिए। और खतरे को कैसे मापते हैं, आवास क्षति से। मतलब ये है कि वहां रहने वाली जातियों के आवास में, मतलब उनके रहने में, खाने में, पीने में, सब में 75% तक कमी आ गई हो, तो उनको संकट आ गया। फिर उच्च स्थानिक जातियां, स्थानिक मतलब वहां स्थायी रहने वाली, उच्च
मतलब ऐसी जातियां जो विश्व के उसी भाग में पाई जाती हैं, उन जातियों को हम स्थानिक जातियां बोलते हैं, वो भी वहां ज्यादा होनी चाहिए। मतलब हॉट स्पॉट बनाने के 3 कारण है। पहला, जाति विविधता ज्यादा हो वहां पर। दूसरा, उनको खतरा भी ज्यादा हो। तीसरा, उच्च स्थानिक जातियां, ऐसी जातियां जो वहीं पर विश्व के उसी भाग में पाई जाती है। जैसे अगर हम बात करें, कंगारू ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, ये स्थानिक जाति, केवल वहीं मिलेगा। बंगाल टाइगर बंगाल में मिलेगा, स्थानिक जातियां। चीजें क्लियर है? ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा, प्रारंभ में जब हॉटस्पॉट बनाए थे, तब पूरे विश्व में 25 स्थानों को पहचाना गया था, उनको हॉटस्पॉट बनाया गया था। लेकिन अब बात करें, वर्तमान में पूरे विश्व में 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट है। फिर बात करें, भारत की बात करते हैं, हर जगह भारत का नाम आएगा, भारत में बात कर लेते हैं। भारत में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कितने हैं? 3। पहला हिमालय, दूसरा इंडो बर्मा, तीसरा पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका। कौन है? पश्चिमी घाट और श्रीलंका है। अच्छा, ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, पूरे विश्व के लैंड का 2% से कम क्षेत्रफल कवर करते हैं। 2% से कम क्षेत्रफल पूरे विश्व के लैंड का कवर करते हैं। कौन? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। फिर बात करें, अगर यदि इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पर नियमों को सख्ती से लागू किया जाए, सख्ती से नियमों को लागू कर दें, तो इस जैव विविधता की जो हानि है, जो विलोपन है, इसको 30% तक हम कम कर सकते हैं। 30% तक हम क्या क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। लेकिन यार देखिए, एक बात है, नियम होते हैं तोड़ने के लिए। हमारे देश में नियम बनता नहीं, उससे पहले तोड़ने वाले खड़े हो जाते हैं, है ना? तो हम क्या बोल रहे हैं, ये नियमों का अगर क्या करें, अच्छे से पालन करें, अच्छे से लागू करें, सख्ती से लागू करें, तो 30% तक हम इसको हम कम कर सकते हैं। फिर हम बात करें संरक्षित क्षेत्र। अब ये जो संरक्षित क्षेत्र हैं, इनको इनके क्षेत्रफल के हिसाब से डिवाइड किया। जैसे अगर बात करें, बायोस्फीयर रिजर्व लगभग 5000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र होता है। ये 5000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र होता है, और ये हमारे देश में कितने हैं? 14 है, 14 है। फिर बात करें वन्य जीव अभ्यारण्य, इसका क्षेत्रफल कम होता है, लगभग 1000 स्क्वायर किलोमीटर होता है। हमारे देश में कितने हैं? 448। कितने हैं? 448 है। फिर बात करें राष्ट्रीय पार्क, ये और कम क्षेत्र होता है, और छोटा होता है, लगभग 500 स्क्वायर किलोमीटर का, है ना? कितने हैं? 90 हैं। कितने हैं? 90। फिर हम बात करें पवित्र उपवन। देखो, पवित्र उपवन की अगर बात करें तो रिलीजियस क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, जिससे हमारी भावनाएं जुड़ी हैं, धार्मिक भावनाएं हैं, कुछ भी हमारी उससे भावनाएं जुड़ी हुई है, इसलिए उन पवित्र क्षेत्रों को हमने संरक्षित कर दिया। कैसे बोलूं? जैसे अगर कोई पहाड़ है, उस पहाड़ में देवी जी का मंदिर है, देवी जी का मंदिर होने के कारण उस पहाड़ के पूरे जंगल को हमने क्या कर दिया? कवर कर दिया, और उसको प्रोटेक्शन दे दिया, तो पवित्र क्षेत्र हो गया, इसलिए हमने उसको सुरक्षा दे रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही हम बात करें पवित्र मेघालय। मेघालय में काशी और जयंतिया हिल्स है, अरावली पर्वत है राजस्थान में। फिर बात करें कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, पश्चिमी घाट है। फिर बात करें मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो सरगुजा है, बस्तर है, ये पहले मध्य प्रदेश में था, छत्तीसगढ़ में चला गया, है ना? अच्छा, और अगर हम बात करें, मेघालय में बहुत सारी दुर्लभ जातियां हैं जिनके लिए आश्रय स्थल है। मेघालय अभी भी आश्रय स्थल है, आगे शरण स्थली है, जो उनको शरण दे के रखा, तो ये पवित्र उपवन है। तो 100 स्थाने में हॉटस्पॉट आ गया है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व आ गया, वन्य जीव अभ्यारण्य आ गया, राष्ट्रीय पार्क, और कौन है? पवित्र उपवन है। फिर हम बात करें बहिस्तानीय संरक्षण। बहिस्तानीय संरक्षण में बात करें तो सीड बैंक है, बहुत सारे जो व्यापार के लिए जो फसलों को हम तैयार करते हैं, उनके बीजों को हम संरक्षित करके रखते हैं, किसमें? सीड बैंक में। फिर कौन आता है? जीन बैंक आती है। फिर कौन है? टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन है। फिर निम्न ताप परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रायो प्रिजर्वेशन, निम्न ताप परिरक्षण। निम्न ताप परिरक्षण में किसी भी जाति को, किसी को, चाहे आप किसको रख सकते हो, ऊतकों को रख लो, गैमेट युग्मक को रख लो, भ्रूण को रख लो, या किसी को भी आप संरक्षित करके रख सकते हो। अच्छा, इसमें रखने में क्या करते हैं? तापमान होता है -196 डिग्री सेल्सियस। कितना? जीरो के बाद नेगेटिव में -196 डिग्री सेल्सियस, और लिक्विड नाइट्रोजन में रखते हैं। बोले ऐसा क्यों? लिक्विड नाइट्रोजन में क्यों रखते हैं? क्योंकि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और नाइट्रोजन इनर्ट गैस के जैसे बिहेव करती है, ये इनर्ट होती है, निष्क्रिय होती है ना? तो किसी भी चीज को अगर इसके अंदर रखेंगे तो ये उससे रिएक्शन नहीं करेगी, उसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगी। आगे तो हम ये इनके अंदर रखते हैं। जैसे अगर हमने बोला टिश्यू को रख दिया,
टिश्यू को रख दिया, टिश्यू को हमने -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर रख दिया। इस पे रखने से ये सेल के उपापचय को कम कर देते, बंद नहीं करते, ध्यान रखना। अगर किसी में उपापचय बंद हो गया तो वो खत्म हो जाएगा, ये बंद नहीं करते, क्या करते हैं, उसके उपापचय को कम कर देते हैं। उपापचय कम हो गया, और -1, और लिक्विड नाइट्रोजन क्या करती है, लिक्विड नाइट्रोजन उससे रिएक्शन नहीं करती, तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगा, रासायनिक संगठन चेंज नहीं होता, इसलिए वो चीज लंबे समय तक प्रिजर्व रख सकती है। अच्छा, इसमें कई वर्षों तक रख सकते हो। जैसे हमारे देश में भी अब टेक्निक आ गई है प्लासेंटा प्रिजर्वेशन, मतलब जब बेबी होता है, बेबी होने के बाद जो प्लेसेंटा है, उस प्लेसेंटा को निकालते हैं और उसको क्रायो प्रिजर्वेशन में रख देते हैं। सब जगह है, मतलब इंडिया के बड़े बड़े जितनी भी सिटीज है, उन सारी सिटीज में ये है, उसको क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से 100 साल के लिए रखते हैं, कि भविष्य में अगर यदि इसे कोई बीमारी होती या कभी हाथ जल गया, बर्न हो गया, तो उसकी प्लासेंटा से स्टेम सेल निकाल के उसका हम ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये निम्न, ये इस पे भी रख देते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं संकटाग्रस्त, कौन सी जातियां, संकटाग्रस्त जातियों का संरक्षण। ऐसी जातियां जिनको संकट है, उनका संरक्षण है, बहिस्थान संरक्षण देते हैं, जंतु उद्यान है, जूलॉजिकल पार्क है, लगभग बड़े बड़े शहरों में है। फिर क्या, वनस्पति उद्यान है, प्लांट को रखते हैं। फिर क्या, वन्य जीव सफारी पार्क, ये एक नया कॉन्सेप्ट है, वन्य जीव सफारी पार्क। वन्य जीव सफारी पार्क क्या है, एक्चुअली ये थोड़ा बड़ा होता है, लगभग 500 एकड़ जमीन के उसमें रहता है। और इस सफारी पार्क में क्या होता है, ये ऐसा है, बीच में रोड बना हुआ रहता है, ये रोड बना हुआ है ना, और इसमें ऐसे कंपार्टमेंट होते हैं। इसमें क्या करते हैं, कंपार्टमेंट, एक कंपार्टमेंट ये है, एक कंपार्टमेंट ये, एक कंपार्टमेंट ये है, एक ऐसे कंपार्टमेंट है ना। वन्य जीव सफारी पार्क है, थोड़ा बड़ा है ना। बड़ा होने के बाद अब इसमें क्या होगा, यहां से आप अपनी कार लेके जाओगे, क्या जा रहे हो, कार लेके जा रहे हो, यहाँ पर लायन है, कहीं पर टाइगर है ना, फिर जो जो अलग अलग एनिमल्स हैं, या क्रोकोडाइल है, सब सबको इसमें लगते हैं। तो आप यहाँ से गाड़ी लेके जाओगे, बढ़िया पिकनिक हॉट स्पॉट समझ लो, हाँ सॉरी पिकनिक समझ लो, कि जैसे आप पिकनिक पे जा रहे हो, तो पिकनिक के हिसाब से तो आप अपनी गाड़ी खुद चलाओ और इनको देखो आप सॉरी, इनको आप देखो यहाँ पर, तो आप खुद देख सकते हैं, घूम सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सबसे जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, नहीं है तो, है ना, तो इसको देख सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट है वन्य जीव सफारी पार्क। तो यहाँ पर हमने जैव विविधता संरक्षण देख लिया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे हम संरक्षित कर सकते हैं, है ना। फिर इसके बाद हम बात करें जैव विविधता संरक्षण के अंतरराष्ट्रीय प्रयास। भाई विश्व स्तर पर ये सब चीजें हो रही, तो विश्व स्तर पर इनको संरक्षित करने के लिए क्या क्या किया गया, तो देखते हैं क्या क्या किया गया। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास हुए, पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में। कब, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ। कहां पर हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। बोले ऐसा क्यों, ब्राजील में क्यों हुआ, दूसरी जगह क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज्यादा पेड़ों की कटाई कहां पर की गई थी, ब्राजील में ही की गई थी। मतलब देखो, इनको यहां रखने का कारण भी है कि जो क्लास में जो सबसे ज्यादा मस्ती कर रहा है उसी को मॉनिटर बना दो, मतलब जो सबसे ज्यादा जैव विविधता की हानि कर रहा उसी को जिम्मा दे दे कि तुम्हें इस जैव विविधता को संरक्षित करो। तो पहला सम्मेलन हुआ था, नाम क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। कब हुआ था, 1992 में। कहां हुआ था, ब्राजील में। कौन सा शहर, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। विश्व के सभी देशों को बुलाया गया था, सभी को लेटर भेजा कि आप आए, या आपके मेंबर को भेजें, तो सभी देश आए। सबसे आह्वान किया कि जैव विविधता ये जो हो रही है, इनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, इनको रोको, इनको प्रोटेक्ट करो, पेड़ों को कटने से रोको। ये सारी चीजें उनको बताई, सब चीजें रहे, सब देश वाले लोग भी गए, बोले हाँ हाँ ठीक है हम करेंगे, सब करेंगे। सबने बोला, सारी चीजें हुई, और ये खत्म हो गया, सम्मेलन खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने देश चले गए, सारी चीजें हो गई। फिर थोड़े दिन बाद उनको ध्यान आया कि यार हमने बोल तो दिया, सबने हाँ भी बोल दिया, देखते हैं इनने कुछ किया नहीं किया। तो पृथ्वी सम्मेलन के फॉलोअप में भाई लोग आए, बोल गए, चले गए, किया कि नहीं किया इसको देखें। तो उसके फॉलोअप में कौन सा सम्मेलन किया, सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन। इसका फॉलोअप लेने के लिए कि इसमें कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, उसके लिए विश्व शिखर सम्मेलन किया गया था। इसके 10 साल बाद, 10 साल बाद मतलब कब, 2012 में। ये 1992 में हुआ था, ये 2002 में हुआ था, सॉरी कब हुआ था, 10 साल बाद। किसके 10 साल बाद, इसके 10 साल बाद हुआ था 1992 में, और ये कब हुआ था, 2002 में, 10 साल बाद। कहां पर, जोहान्सबर्ग, अफ्रीका के अंदर। कहां पर, अफ्रीका के अंदर, जोहान्सबर्ग में हुआ था। 190 देशों को बुलाया गया था, लगभग जितने भी देश है
पूरे विश्व में जितने भी देश है सबको बुलाया गया। अच्छा, सबको बुलाने के बाद उनसे बात की कि भाई क्या हुआ, तो सबने बोला हाँ हमने किया, हालांकि किया कुछ नहीं। बोले यार हमने संरक्षित किया, ये किया, कुछ भी नहीं किया। तो फिर उन्होंने कहा कि बोले यार क्या करें भाई, अब देखो सख्ती तो कर नहीं सकते हैं, तो बोले क्या करो, बोले ऐसा करो इनसे शपथ पत्र भरवाओ। तो जितने भी देश आए थे सब देशों से बोला गया कि आप शपथ पत्र भर के दो, आप लिख के दो कि हम इस जैव विविधता की जो हानि हो रही है इसकी दर को 2010 तक, कब तक, 2010 तक लोकल, रीजनल और वैश्विक, पूरे विश्व स्तर पर, देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कम करेंगे। तो फिर 2002 में इसमें जितने भी 190 देश के जो मेंबर्स आए थे सारे मेंबर्स ने शपथ पत्र भर के दिया कि हम इसको 2010 तक कम करेंगे, है ना। मेरा सभी यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हो जाता है ना। मेरा सभी लोगों से आह्वान रहेगा कि आप जैव विविधता के बारे में सोचें, उनको संरक्षित करें, उनके लिए जितना संभव हो आप प्रयास करें, क्योंकि इस पृथ्वी पर जितना आपका रहने का अधिकार है उतना उनको भी है। थैंक यू।